नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल चाल है आपके? सर जी हम तो बहुत अच्छे हैं, आप सुनाइएगा। हम भी बहुत बहुत अच्छे हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। चले। यस। अगला महत्वपूर्ण चैप्टर आता है आपका रिवीजन में, टाइप्स ऑफ ड्यूटीज़ का। जितना ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर आपका वैल्यूएशन का था, उतना ही महत्वपूर्ण आपका ये वाला चैप्टर है। ठीक है। तो देखते हैं। पिछले चैप्टर में हमने वैल्यू कैलकुलेट करना सीख लिया था। वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद अगला नंबर आता है ड्यूटीज़ को कैलकुलेट करने का। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कौन कौन सी ड्यूटीज़ होती हैं और उनके रेट्स कहाँ कहाँ से आएंगे और कौन कौन सी वैल्यू पर ये ड्यूटीज़ अपनी कैलकुलेट करी जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर आकर कस्टम एक्ट 1962 के द्वारा बीसीडी को इम्पोज किया जाता है। कस्टम टैरिफ एक्ट के द्वारा ये एडिशनल ड्यूटीज़ आपकी इम्पोज की जाती हैं, जिसके नाम लिए जाते हैं CVD 31, CVD 33, CVD 35, CVD 37 जो IGST के रूप में है, 39 जो कि कॉम्पनसेशन सेस है, और उसके बाद फिर आपकी और भी कुछ एक ड्यूटीज़ आती है, जैसे कि प्रोटेक्टिव ड्यूटी हो गई, सेफ गार्ड ड्यूटी हो गई, CVD ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल हो गई, एंटी डंपिंग ड्यूटी हो गई, और साथ में आपका होता है ये सोशल वेलफेयर सरचार्ज, शॉर्ट में बोले तो SWS के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर आकर मैं सबसे पहले आपको बताऊं, ये आपका सेक्शन नंबर 2 यहाँ पर दिया हुआ है और आगे एक सेक्शन नंबर 5 भी दे रखा है। ये सेक्शन नंबर 2 और 5 जो हैं आपके ये कस्टम टैरिफ एक्ट के सेक्शन है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पर मालिक बोल दिया जाता है और इसमें एक एक करके हम तमाम प्रकार की ड्यूटीज़ को एनालिसिस करके चलेंगे, BCD से लेकर सोशल वेलफेयर सरचार्ज तक। ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं, देखो जहाँ तक रेट्स का सवाल होता है तो ये जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है इसका रेट दे रखा होता है आपका कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 का जो शेड्यूल नंबर 1 है, वहाँ आपको इसके रेट दिए हुए मिलेंगे, जिसमें फर्स्ट शेड्यूल के अंदर रेट दे रखा होता है आपका इम्पोर्ट ड्यूटी का और सेकंड के अंदर एक्सपोर्ट ड्यूटी के रेट होते हैं। फर्स्ट शेड्यूल के अंदर जब हम बात करते हैं तो उसमें स्टैंडर्ड रेट और प्रेफरेंशियल रेट आपके दे रखे होते हैं। ये बात हमें बताता है सेक्शन नंबर 2 करके। सेक्शन नंबर 5 इसमें आता है कि सरकार को पावर है कि जो रेट फर्स्ट शेड्यूल के अंदर दे रखे हैं उनसे भी कम ड्यूटी चार्ज कर सकती है। एक बायलैटरल एग्रीमेंट अपना बना के उसको इस तरह की पावर दे रखी है। ठीक है। अच्छा जी, ये जो ड्यूटीज़ आपकी लगती हैं, इनके जो रेट्स आते हैं वो अलग अलग जगहों से, अलग अलग सोर्सेज से आते हैं। ध्यान दीजिएगा, इनके जो रेट्स हैं एडिशनल ड्यूटीज़ के, वो कस्टम टैरिफ एक्ट के अंदर नहीं दे रखे हैं। ठीक है। और ये जो सोशल वेलफेयर सरचार्ज है ये आपकी 10% से यहाँ पर लगाई जाती है। तो आइए मैं सबसे पहले आपको लिए चलता हूँ कहाँ पर भला, जहाँ पर कि हमें एक कैलकुलेशन सीखनी होगी कि किस प्रकार से हम ड्यूटीज़ को अपनी कैलकुलेट करके चलते हैं, उसके बाद सारी बातें करके चलेंगे। सबसे पहले जब हमारी असेसेबल वैल्यू निकल के आ जाती है तो उसको यहाँ पे रख लेते हैं। असेसेबल वैल्यू आपके अंडर सेक्शन 14(1) या 14(2) के मुताबिक जो भी हमने पिछले चैप्टर में सीखी थी वो आपकी यहाँ पर आ जाती है। ठीक है। उसके बाद में सबसे पहले इसमें जोड़ा जाता है आपका बेसिक कस्टम ड्यूटी की हम शुरुआत करके चलते हैं। इसके साथ साथ एक और होती है आपकी डीम्ड BCD, यानी जो प्रोटेक्टिव ड्यूटी होती है जो अंडर सेक्शन 6 लगाई जाती है, उसको हम डीम्ड BCD के नाम से जानते हैं। और ये कैलकुलेट की जाती है आपकी ओरिजिनल वैल्यू यानी A के ऊपर इसको कैलकुलेट किया जाता है। पहली बात तो ये आ गई। ये जो BCD आपकी कस्टम एक्ट के सेक्शन नंबर 12 के द्वारा इम्पोज की जाती है। रेट्स इसके मिल जाते हैं आपको कस्टम टैरिफ एक्ट के अंदर, ये बात हम अच्छे से जानते हैं। और अभी मैंने आपको बताया कि फर्स्ट शेड्यूल के अंदर रेट दे रखे होते हैं, स्टैंडर्ड रेट और उसका प्रेफरेंशियल रेट मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एडिशनल ड्यूटीज़ का नंबर आता है और उसके में यहाँ आती है आपकी CVD 31 की चर्चा करी जाती है। CVD 31 जिन प्रोडक्ट पे इंडिया में एक्साइज ड्यूटी लगती है उसे कॉम्पनसेट करने के लिए लगा कर चलते हैं। इंडिया में एज ऑफ नाउ कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी का लोड आता है? इसमें आपके 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं जिन पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है, लीकर के ऊपर स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती है और टोबैको के ऊपर आपकी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है। सिर्फ 3 तरह के प्रोडक्ट हैं जिनके ऊपर हम CVD 31 को इम्पोज कर सकते हैं। अगर इन 3 के अलावा कोई और कैटेगरी का प्रोडक्ट आ रहा है तो उसके ऊपर CVD 31 आपका इम्पोज नहीं किया जाएगा। ठीक है। जहां तक सवाल है कि इनके मेन चीज होती है कि भैया रेट कहां से आएगा और कौन सी वैल्यू पर इनको कैलकुलेट किया जाएगा, मेन चीज आपकी ये होती है। ठीक है। तो जो रेट्स हैं ये जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर जो इंडिया में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी का रेट है वो कॉपी कर लिया जाता है, उसे CVD 31 लगा देते हैं, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है पैरिटी मेंटेन करना। देसी और विदेशी गुड्स के अंदर पैरिटी मेंटेन होनी चाहिए। जो लीकर है आपका, लीकर के संबंध में स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती है जो कि स्टेट वाइज वेरी करके चलती है। दैट्स वाई गवर्नमेंट इसके संबंध में एक नोटिफाइड रेट बताती है, उससे यहाँ पर ड्यूटी लगाई जाती है। टेबोको के संबंध में जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी का रेट है उसे कॉपी करके यहाँ पर ले आएंगे और बात अपनी बना दी जाती है। जहाँ तक सवाल है वैल्यू का, तो इसके लिए थोड़ा सा अलग से हमें जाना पड़ता है। वैल्यू के लिए आपको
आपको यहाँ पर आना पड़ेगा और यहाँ पर हम लिखते हैं कि अगर, हालांकि जो मैं बताने जा रहा हूँ ये थियोरेटिकली चीज़ें खत्म हो चुकी हैं, ये तब ज़्यादा वैलिड थी जब आपका सेंट्रल एक्साइज लॉ पूर्णतया जिंदा था, लेकिन बातें थियोरेटिकल है, आज भी दे रखी हैं, पढ़ने तो पढ़ेंगे ही, कि अगर जो प्रोडक्ट आप इंपोर्ट कर रहे हो, अगर वो प्रोडक्ट अंडर सेक्शन 3(2) ऑफ सेंट्रल एक्साइज एक्ट में फॉल करता है तो CVD 3(1) कैलकुलेट करने के लिए असेसेबल वैल्यू फॉर CVD 3(1) जो लेकर चलेंगे वो होगी हमारी टैरिफ वैल्यू, जो कि एक्साइज के नियमों के मुताबिक फिक्स करी जाती है। ठीक है। दूसरा, अगर जो प्रोडक्ट इंडिया के बाहर से आप इंपोर्ट करते हो, अगर वो सेक्शन 4A ऑफ सेंट्रल एक्साइज एक्ट के अंदर आता है तो वहाँ पर वैल्यूएशन बता रखा उन्होंने कि जो भी MRP होती है उसमें से हम एक नोटिफाइड परसेंट जो कि प्रीफिक्स होती है उसको माइनस कर देते हैं, माइनस करने के बाद जो आता है उसे असेसेबल वैल्यू बोल दिया जाता है। लेकिन एज ऑफ नाउ जैसा कि मैंने आपको बताया प्रैक्टिकली इनकी रेलिवेंसी नहीं रहेगी, बस थ्योरेटिकली आपके पढ़े हुए हैं। इसको बोल देते हैं अबेटेड MRP। अबेटेड MRP के ऊपर हम अपना CVD 3(1) कैलकुलेट करके चलते हैं। और अगर ऐसा कुछ इंडिकेशन नहीं दे रखा है तो जो हमारा यहाँ पर निकल के आ रहा था आपका ये टोटल ए जो आ रहा था, यानी कि BCD और प्रोटेक्टिव ड्यूटी को ऐड करने के बाद ये वाला जो टोटल था, इसके ऊपर हम अपना CVD 3(1) कैलकुलेट करके चलते हैं। ठीक है। आगे आता है फिर आपका सोशल वेलफेयर सरचार्ज। ये सीक्वेंस आपको मेंटेन करके चलना होगा। ध्यान दीजिएगा, CVD 3(1) अगर इम्पोजिबल है तो ही आएगी, अदरवाइज ये स्किप हो जाएगी। ठीक है। यहाँ पर आता है सोशल वेलफेयर सरचार्ज। नॉर्मली ये 10% से लगाया जाता है, हालांकि इसकी परसेंटेज और भी है, पर आपको एग्जाम पर्पज के लिए 10% ही लगा के चलना है। ठीक है। अगर क्वेश्चन में ना भी दे रखा हो SWS का डेटा, तब भी आपको ये लगा के चलना है। ये किसके ऊपर लगाया जाएगा, इसमें अक्सर क्वेरीज आती हैं। देखिए, अगर मान लीजिए आपके इन तीन में से कोई प्रोडक्ट ला रहे हैं, अगर CVD एग्जिस्टेंस में है, फिर तो ये आपका BCD और CVD दोनों के ऊपर कंप्यूट किया जाएगा। लेकिन ये बड़े रेयर चांस होते हैं कि भाई इनमें से कोई आप इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा और भी हजारों प्रोडक्ट हैं जिनको आप इंपोर्ट करते हैं। अगर इन तीन के अलावा कोई और प्रोडक्ट आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो वहां पर CVD 3(1) एग्जिस्टेंस में होगी ही नहीं होगी तो ये आपका सोशल वेलफेयर सरचार्ज BCD वाले अमाउंट के ऊपर ही कंप्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है। ये सब आने के बाद में आपका यहाँ पर आ जाता है टोटल C करके, इसको मैंने जोड़ दिया, ये टोटल C अपना आ जाता है। इसके बाद हम वैट को कॉम्पनसेट करने वाली सेंट्रल जो CVD 3(5) है, इसको यहाँ पर ऐड करके चलेंगे। लेकिन चूंकि आज के डेट में वेटेबल प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, इसमें आपके दो ही तरह के प्रोडक्ट आते हैं, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट आते हैं और लीकर आता है। ध्यान दीजिए, टोबैको आपका वैट के दायरे में नहीं आता है, उस पर GST और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है, उस पर वैट नहीं लगता है। तो दो ही तरह के प्रोडक्ट हैं जिनके ऊपर ये अपना निकल के आता है। तो इसका रेट कहाँ से आएगा, चूंकि स्टेट वाइज वैट रेट डिफरेंट है, सो गवर्नमेंट ने यहाँ CVD 3(5) लगाने के लिए रेट स्पेसिफाई कर रखा है और एज ऑफ नाउ जो रेट है वो 4% का यहाँ पर बता के चलते हैं। CVD 3(5) का दूसरा नाम भी है जिसे बोलते हैं हम स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, SAD या स्पेशल CVD के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है। और ये जो कैलकुलेट की जाएगी आपकी, ये किस वैल्यू के ऊपर आएगी, सर जी ये टोटल जो C है अपना, यहाँ जो हमारे पास लेटेस्ट टोटल आ रहा था इसके ऊपर से कंप्यूट कर दिया जाएगा। इसे कंप्यूट करने के बाद आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने पर फिर हमारे जो और अदर इंपोर्ट ड्यूटीज हैं उनको हम कैलकुलेट करके यहाँ पर ऐड कर देंगे। सेफगार्ड ड्यूटी है, सेफगार्ड ड्यूटी का नॉर्मली ये जो वैल्यू आप निकाल रहे हैं ABCD टोटल करके, इससे कोई वास्ता नहीं होता, ये अलग तरीके से ही आपकी कैलकुलेट की जाती है। मैं आपको बताऊंगा ये कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है कि जितनी भी आपको सब्सिडी मिली हुई है बाहर वाले प्रोडक्ट पे जो बाहर से आ रहा है, और उस प्रोडक्ट के इंडिया में आने की वजह से जितनी इंजरी हमें इंडिया में हो रही है, डिटेल में बताऊंगा, डोंट वरी। विच एवर इज जैसे मान लीजिए आपकी 10 रुपये की सब्सिडी थी, लेकिन हम इंजरी 8 रुपये की हो रही है, तो हम 8 रुपये की CVD ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल यहाँ पर ऐड कर देंगे। इसका वैल्यू वगैरह से कोई ताल्लुकात यहाँ पर नहीं है, ये अलग तरीके से कैलकुलेट आपकी की जाती है। ऐसे आपकी CVD ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल, सेफगार्ड ड्यूटी और एंटी डंपिंग ड्यूटी इसी प्रकार से अपनी कैलकुलेट करी जाती है, जो कि अदरवाइज कैलकुलेशन होती है। ये सब ऐड करने के बाद हमारे पास में आ जाता है टोटली। अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो ही ऐड होंगे, अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो ऑब्वियस सी बातें स्किप कर जाएंगे, इनकी जगह पर निल अपना आ जाएगा। उसके बाद अब सबसे बाद में आता है ताऊ मतलब जो IGST है वो अपना यहाँ पर आ जाता है और उसे कैसे कैलकुलेट करके चलते हैं। हमने GST में भी पढ़ा था जब कंपटीशन का चैप्टर पढ़ते हैं कि एनी अदर काइंड ऑफ टैक्सेस जो होते हैं उनको ऐड करने के बाद जो वैल्यू आती है उसके ऊपर आपका IGST कंप्यूट किया जाता है। ठीक है, यस सर। तो ऐसे ही यहाँ पर ये बिल्कुल एंड में बैठा हुआ कि भैया पहले तो हम जोड़गांठ कर लो, जितनी तुम्हारी ड्यूटी व्यूटी है, सोशल वेलफेयर सरचार्ज है, सारा कुछ ऐड कर लो, हम तो बाद में ही अपना झंडा दिखाएंगे। तो टोटल E के ऊपर इसे कंप्यूट किया जाता है और इसकी जो छोटी बहन है जिसका नाम है कॉम्पनसेशन सेस, जौन सी वैल्यू के ऊपर आपका IGST कंप्यूट किया जाता है उन सी वाली वैल्यू के ऊपर ही आपका कॉम्पनसेशन सेस भी कंप्यूट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है, वो क्या, जैसा कि मैंने आपको पहले कई बार बताया है कि अगर इंडिया के बाहर से कोई गुड्स इंडिया में इंपोर्ट जो हो रहा है, मान लीजिए 1 लाख रुपए की वैल्यू पर आपका इंपोर्ट किया जाता है, लेकिन छुड़ाने
आने से पहले, कस्टम क्लियरेंस से पहले पहले इस गुड्स को मिस्टर ए जो लेकर आया था वो इसे मिस्टर किसी बी को बेच देता है और बी किसी सी को बेच देता है। मिस्टर बी को बेचा गया ये 1.5 लाख रुपए में और मिस्टर सी को बेचा जाता है 1,75,000 रुपए में इसको बेच दिया जाता है। तो ओरिजिनल वैल्यू इसकी 1 लाख रुपए बनती थी, लेकिन इसको बेचा गया है यहाँ पर 1,75,000 रुपए में। तो हम जब यहाँ पर छुड़ाएगा कौन, ऑब्वियस सी बात है इंपोर्टर की डेफिनेशन के मुताबिक यहाँ पर जो मिस्टर सी है इसको इंपोर्टर बना दिया जाएगा और इस गुड्स को यहाँ से क्लियर करवाएगा। तो जो हमारी वैल्यू है वो कौन सी कंसिडर की जाएगी, इस तरह के मामले के अंदर जो हमारी शुरुआत होगी ओरिजिनल वैल्यू दी जाएगी वो 1 लाख से ही शुरू की जाएगी। 1 लाख के हिसाब से यहाँ तक अपनी पूरी कैलकुलेशन करके चलेंगे। हो सकता है कि यहाँ तक आते आते ये जो टोटल है हमारा 1,40,000 हो जाए, पॉसिबल है कि नहीं है? यस सर, बिल्कुल पॉसिबल, 1,40,000 अपना टोटल ये हो सकता है। और अगर इस तरह का मामला बनता है, नॉर्मल केस है, अगर इस तरह की कोई बीच में सेल नहीं हुई है फिर तो 1,40 पे ही आईजीएसटी कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए इस तरह की सेल का मामला है तो ये 1,40 वाली ये वैल्यू और आपकी 1,75,000 की जो फाइनल वैल्यू है ये वैल्यू, विच एवर इज हायर, इन दोनों में जौन सा अधिक है उसके ऊपर आईजीएसटी कंप्यूट किया जाता है। सिमिलरली जौन सी वाली वैल्यू के ऊपर आईजीएसटी कैलकुलेट किया जाएगा उसी वैल्यू के ऊपर आपका कॉम्पनसेशन सेस भी कंप्यूट किया जाएगा। सर मान लीजिए अगर ये 1,75 की बजाय अगर ये 1,35 होता तो, अगर 1,35 होता तो विच एवर इज हायर के अंदर 1,40 आता, फिर 1,40 पे ही कंप्यूट कर दिया जाता। आई होप बात समझ में आ गई होगी। हाँ बोलो हाँ, ठीक है जी। तो ये मैंने बता रखा है कौन कौन से प्रोडक्ट पे वैट लगता है, किस पे एक्साइज ड्यूटी और किस पे क्या है, वो सब मैंने आपको टेबल यहाँ पर दे रखी है। तो ये इसका मेन फंडा है। असल में क्वेश्चन इसी तरह का आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, आइए इतनी बातें होने के बाद अब मैं आपको ले चलता हूँ अपनी छोटी छोटी बातों की तरफ ले चलते हैं। मतलब जहाँ पर 1 बाय 1 हमने इन तमाम प्रकार की ड्यूटीज़ को किया है, देखा है। तो ये आइए जरा यहाँ पर, ये है आपकी बेसिक कस्टम ड्यूटी। इस पूरे की मैंने समरी बना कर दे रखी है आपको इस तरह से। ये ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं कि भैया क्यों लगाई जाती है। भैया नॉर्मली डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना होता है, रेवेन्यू कलेक्ट करना होता है, गवर्नमेंट लगा के चलती है। लेवी की जाती है सेक्शन नंबर 12 के द्वारा और जो रेट है इसका वही स्टैंडर्ड रेट और प्रेफरेंशियल रेट की हम बात करके चलते हैं। लेकिन सेक्शन 5 के मुताबिक गवर्नमेंट को इन रेट से भी कम ड्यूटी चार्ज करने का अधिकार होता है। असेसेबल वैल्यू, ओरिजिनल असेसेबल वैल्यू ली जाती है, जैसे अभी मैं 1 लाख की बात कर रहा था उसके ऊपर बीसीडी को कंप्यूट किया जाता है। ठीक है, सीवीडी 31 की बात करते हैं। ये सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को कॉम्पनसेट करने के लिए इसको लेवी करके चलते हैं हम। रेट जो होगा वो पिक किया जाएगा सेंट्रल एक्साइज लॉ से, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। कौन सी वैल्यू पर ये कैलकुलेट की जाती है वो सारी की सारी बात आपके यहाँ दे रखी है। अबेटेड एमआरपी पर या टैरिफ वैल्यू पर या फिर टोटल ए पर किस प्रकार से बात करी जाती है। उसके बाद में फिर हमारी चर्चा आगे आती है सीवीडी 33 यहाँ निकल के आती है, जहाँ पर हमारी पोजीशन होती है, जहाँ पर मैंने टेबल के अंदर सीवीडी 31 लिखा हुआ था ना, जहाँ पर सीवीडी 31 लिखा हुआ था वही वैल्यू के ऊपर सीवीडी आपकी 33 कंप्यूट की जाती है। हाउ एवर सीवीडी 33 अपना एग्जिस्टेंस खो चुकी है। ठीक है, तो एज ऑफ नाउ इट इज़ नॉट रेलिवेंट, आप इसे काटा भी मार सकते हैं। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं सीवीडी 35 4% के हिसाब से आज की डेट में आपकी ये लगाई जाती है। वैट, ऑक्ट्रॉय, सीएसटी वगैरह जो वेटेबल प्रोडक्ट है उनको कॉम्पनसेट करने के लिए लगाई जाती है और टोटल जो सी अभी मैंने आपको दिखाया था उसके ऊपर इसे कंप्यूट किया जाता है। एक और बात बताऊँ, सीवीडी 35 का रिफंड भी अवेलेबल होगा, लेकिन इसका स्कोप बहुत छोटा सा है क्योंकि ये सिर्फ आपके 2 ही प्रोडक्ट के ऊपर एप्लीकेबल होती है। तो उनके केस में सीवीडी 35 का रिफंड भी पॉसिबल है। वो कैसे भला, देखिए इंडिया के बाहर से आप गुड्स इंपोर्ट करते हैं और पोर्ट पर आकर अपनी सीवीडी 35 का पेमेंट आप कर देते हैं। फिर आप अगर रजिस्टर्ड बनते हैं तो ऑब्वियस सी बात है इस गुड्स को क्लियर कराने के बाद इंडिया में सेल करेंगे। सेल करने पर आप वैट का पेमेंट करेंगे और वैट आप स्टेट गवर्नमेंट को पे कर देंगे। जब आप स्टेट गवर्नमेंट को वैट का पेमेंट कर देते हैं तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं अपनी सीवीडी 35 जो भी आप पे करके आए थे उसका रिफंड कस्टम डिपार्टमेंट से मांगने के लिए। लेकिन ये रिफंड मांगने की जो प्रक्रिया है आप 1 साल के भीतर भीतर उनसे रिफंड मांग लीजिएगा। जो भी रेलिवेंट आपके दस्तावेज हैं उन दस्तावेज को वहां पर जाकर दे दीजिएगा और उसके आधार पर फिर आपको यहाँ पर रिफंड जो भी आपका बनता था वो दे दिया जाएगा। लेकिन 1 साल के भीतर भीतर ये काम आपको करना होगा। जब आपने इसे छुड़ा कर लाए थे इंपोर्ट ड्यूटी भर के, वहां से 1 साल के भीतर भीतर आपको ये रिफंड क्लेम करना होता है। ठीक है, इज इट ओके? यस सर। उसके बाद आपका ये आ गया जी यहाँ पर सीवीडी 37 जो कि आईजीएसटी को यहाँ पे लगा के चलते हैं। हम अच्छे से जानते हैं कि जो आईजीएसटी का सेक्शन नंबर 5 है, जो आईजीएसटी का हमारा सेक्शन नंबर 5 आता है ना मालिक, वो इस बारे में उसमें एक प्रोवाइजो दे रखा था। उसमें बोल रखा था कि जो आईजीएसटी ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स होता है उसका लालन पालन पोषण जो भी काम है वो सब के सब कस्टम टैरिफ एक्ट वाले ही करके चलेंगे। और यहाँ पर सेक्शन 3 सब सेक्शन 7 है जो इस प्रकार की भूमिका को अदा कर रहा है। तो चूंकि डोमेस्टिक गुड्स के ऊपर जीएसटी लगता है इसलिए इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर हम आईजीएसटी लगा के चलेंगे टू मेंटेन द पैरिटी बिटवीन द डोमेस्टिक एंड फॉरेन गुड्स। ये आपकी लेवी की जाती है। सेक्शन नंबर 5 ने पावर दी थी यहाँ पर आकर, और यहाँ 37 के अंदर इसको लेवी कर दिया जाता है।
जाता है, और जो 39 है वो आपकी कॉम्पनसेशन सेस को लेवी करके चलती है अगर उस प्रोडक्ट के ऊपर कॉम्पनसेशन सेस बनती है तो। रेट जो होगा वही अपना नॉर्मल रेट 5, 12, 18, 28 जो भी बनता है उसके हिसाब से लगाई जाएगी। और कौन सी वैल्यू पे कैलकुलेट की जाएगी, अभी मैंने आपको बताया, जो फाइनली एट द एंड सारी ड्यूटीज कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आती है वो। और अगर हाई सी सेल का मामला है तो इट विल बी कंपेयर्ड विद द लास्ट सेल प्राइस विच एवर इज हायर, उसके ऊपर से कंप्यूट किया जाता है। सिमिलरली जो आपका 39 है कॉम्पनसेशन सेस, ये फॉलो करती है आईजीएसटी के पैटर्न को, जो सी वैल्यू के ऊपर आईजीएसटी लगता है उसी वैल्यू के ऊपर ही लगती है। कॉम्पनसेशन सेस चुनिंदा आर्टिकल्स के ऊपर ही लगाई जाती है। तो अगर आप वैसा वाला आर्टिकल इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया के बाहर से, जैसे टोबैको के ऊपर कॉम्पनसेशन सेस लगता है, तो इस तरह के आर्टिकल को जब इंपोर्ट करेंगे तो वहां पर आपका ये वाली ड्यूटी लगा दी जाती है, यानी ये वाला सेस लगा दिया जाता है। ठीक है, यहां पर मैंने कुछ इलस्ट्रेशन दे रखे हैं, क्वेश्चंस अपने कराए हैं प्रैक्टिस के लिए, बातों को समझने के लिए, तो अब फिलहाल इनकी आवश्यकता यहां पर नहीं है। उसके बाद में ये सीवीडीज का चक्कर खत्म होने के बाद हमारे पास और हमारी ड्यूटीज आ जाती हैं, जिसमें सेक्शन 6 के अंदर आती है हमारी प्रोटेक्टिव ड्यूटी। हालांकि मैंने सभी को डिटेल में यहाँ पर एनालिसिस कर रखा है, प्रॉपर तरीके से अच्छे से बता रखा है, हर एक ड्यूटी के बारे में पूरा डायग्रामेटिकली और साथ में थ्योरी के साथ बताया है, और एग्जाम दृष्टि को ध्यान में रखते हुए मैंने इसको फाइनली एक चार्ट के अंदर भी समराइज कर दिया है। जहाँ चैप्टर की शुरुआत होती है वहीं पर आपका ये चार्ट बना हुआ है, बाकी ड्यूटीज़ आप इस टेबल से, इस चार्ट से यहाँ पर देख सकते हैं। ये रही आपकी यहाँ पर प्रोटेक्टिव, क्या है, ये रही आपकी अरे बड़वक क्या कर रहा है रे, ये प्रोटेक्टिव ड्यूटी आपकी यहाँ पर आ जाती है, सेफगार्ड ड्यूटी है, ये आपकी सीवीडी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल, और ये आपकी एंटी डंपिंग ड्यूटी यहाँ पर आती है। वन बाय वन देखकर चलते हैं। जो आपकी प्रोटेक्टिव ड्यूटी होती है ये क्यों लगाई जाती है, ये बेसिकली ड्यूटी लगाई तो नहीं जानी चाहिए, ये बस एडिशनल लेयर है। हम इस तरह की ड्यूटीज़ को तब लगाकर चलते हैं जब विदेशी गुड से हमें कोई किसी प्रकार की इंजरी होने वाली होती है तो लगाई जाती है, लेकिन प्रोटेक्टिव ड्यूटी का ऐसा कोई रीजन नहीं है। वो कहती है जब सरकार को लगे कि भाई ठीक है खजाने खाली हो गए हैं तो ये प्रोटेक्टिव ड्यूटी को लगाया जा सकता है। ये प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए काम करके चलती है कि भैया ये थोड़ा ना कि अब चोट लग जाएगी तब इलाज करेंगे, चोट लगे ही ना, कुछ इस प्रकार की बात हम करके चल सकते हैं। इस पैटर्न पर ये है। यहाँ प्रोविजनल ड्यूटी लगाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता है। और जहां तक सवाल है पीरियड ऑफ इंपोजिशन, कब तक ये ड्यूटी आपकी काम करेगी, तो देखिए जो बाकी ड्यूटीज़ हैं वो इंजरी की वजह से लगाई जाती हैं और जब तक इंजरी ठीक नहीं होती वो तब तक लगी रहती हैं, लेकिन यहाँ तो बिना किसी इंजरी के लगाई जा रही है, तो इसलिए कोई टाइम पीरियड सेट नहीं किया है, तो जितना गवर्नमेंट को लगेगा तब तक प्रोटेक्टेड ड्यूटी को ये लागू करके चल सकते हैं। अमाउंट क्या होगा, अमाउंट जो सरकार बताएगी, और सरकार को बताता है टैरिफ कमीशन, तो जो टैरिफ कमीशन रिकमेंडेशन देगा सरकार उससे ज़्यादा की ड्यूटी नहीं लगा सकती है। अदर स्पेसिफिक पॉइंट ये निकल के आते हैं कि इस ड्यूटी को हम डीम्ड बीसीडी के नाम से बुलाकर चलते हैं। तो जौन सी वाली वैल्यू के ऊपर आपकी बीसीडी कैलकुलेट की जाती है उसी वाली वैल्यू यानी के ऊपर, यानी ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर ही आपकी प्रोटेक्टिव ड्यूटी कैलकुलेट करी जाएगी। आगे बात करते हैं इसमें सेफगार्ड ड्यूटी की, जो कि आपकी सेक्शन 8B के द्वारा बताई जाती है। क्यों लगाते हैं सेफगार्ड ड्यूटी, जब हमें लगता है कि इंडिया के बाहर से आने वाला प्रोडक्ट भारी मात्रा में इंडिया में आ रहा है जिसकी वजह से डोमेस्टिक इंडस्ट्री को इंजरी हो गई है या हो सकती है, तो आपकी ये वाली ड्यूटी लगा दी जाती है। क्या ये ड्यूटी प्रोविजनल बेस पे लगती है? जी हाँ, ये ड्यूटी आपकी प्रोविजनल बेस पर लगाई जाती है और इसका जो प्रोविजनल पीरियड होता है वो 200 डेज का होता है। बताना होता है 200 डेज के अंदर कि भाई क्या जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को इंजरी, ओ भाई साहब इधर, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को इंजरी हो रही है, क्या इस इंजरी की वजह इंपोर्टेड गुड्स का भारी मात्रा में आना यही कारण है या कारण कुछ और है? तो अगर यही कारण निकल के आता है तो गवर्नमेंट इस ड्यूटी को फाइनलाइज कर देती है। और अगर रिपोर्ट नेगेटिव आती है कि नहीं भैया डोमेस्टिक इंडस्ट्री को जो इंजरी हो रही है उनके अपने कुछ इंटरनल रीजंस हैं, इसके पीछे इंपोर्टेड गुड्स को दोष देने की आवश्यकता नहीं है, तो फिर ड्यूटी आपकी नहीं लगाई जाएगी और जो प्रोविजनल ड्यूटी ली गई थी उसको रिफंड कर दिया जाएगा, बात यहीं पर खत्म हो जाएगी। तो 200 दिन के लिए लगाई जाती है मैक्सिमम, या तो 200 दिन में बता दो कि रिपोर्ट क्या है, नहीं बता पाओगे तो ऐसे मानेंगे कि रिपोर्ट आपकी नेगेटिव है और प्रोविजन ड्यूटी को हटा दिया जाएगा। ठीक है, पीरियड ऑफ इंपोजिशन, कब तक इसे लगाकर चलेंगे? अब देखिए कोई भी चोट लग जाती है तो उस पर सबसे पहले फर्स्ट एड दी जाती है। फर्स्ट एड के बाद अगर गंभीर चोट है तो प्लास्टर उस पर चढ़ाया जाता है। और प्लास्टर कितने समय तक रहता है? नॉर्मली मान लीजिए डॉक्टर ने कहा कि भाई 4 महीने चढ़ाओ, लेकिन 4 महीने में अगर चोट ठीक नहीं होती है तो फिर उसको और एक्सटेंड कर दिया जाता है। ऐसे ही प्रोविजनल ड्यूटी यहाँ पर फर्स्ट एड की तरह दी जाती है और इनिशियली मैक्सिमम दिस ड्यूटी कैन बी इम्पोज्ड फॉर ए पीरियड ऑफ 4 ईयर, जिसे बढ़ाकर हम 10 साल भी कर सकते हैं अगर इंजरी ठीक नहीं होती है तो। वैसे करके 10 साल बाद भी इंजरी रही तो फिर नए सिरे से नई इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, नए सिरे से नई प्रोविजनल ड्यूटी लगाई जाएगी, फिर सारा सिस्टम अपना वैसे करके चलेंगे। डॉक्टर जब दवाइयां देता है, किसी को चोट लग जाती है तो शुरू में पेन किलर हैवी देता है क्योंकि शुरू में पेन ज़्यादा होता है और ओवर द पीरियड वो दवाइयों की डोज को हल्का करता जाता है। ऐसे ही यहाँ पर होता है, हम डोमेस्टिक इंडस्ट्री का इलाज कर रहे हैं, शुरू में यहाँ पर हैवी डोज दी जाती है, हैवी ड्यूटी लगाई जाती है, जिससे
ओवर द पीरियड ग्रेजुअली कम करते चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए शुरू में लगा दी 10% की, अगले साल हो सकता है 8%, फिर 6%, ऐसे धीरे धीरे से कम करते चले जाते हैं, क्योंकि हमें WTO को भी देखना होता है। WTO ये कहता है कि आप अनयूजुअली कोई भी ड्यूटी इंपोज नहीं करके चलेंगे, लेकिन हाँ अगर आपको इंजरी हो रही है तो आप अपनी रक्षा जरूर करके चलेंगे, तो उतने तक आप ड्यूटी यहाँ पर लगा सकते हैं। तो इसका ये पैटर्न है। और वैसे भी हम चाहते हैं कि हमारा फॉरेन गुड के साथ अगर कंपटीशन बना रहे तो हमें ड्यूटी को थोड़ा मेंटेन करके चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने ज़्यादा ड्यूटी लगा दी तो फॉरेन गुड्स के साथ हमारा जो कंपटीशन है वो ओवर हो जाएगा, और जहाँ पर मेड इन इंडिया लिखा होगा मतलब पुअर क्वालिटी बनना शुरू हो जाएगा और महंगे दामों पर हमें मिलेगा, और एक्सपोर्ट का तो भूल ही जाइएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें एक बैलेंस मेंटेन वहाँ पर करना होता है। ठीक सर जी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अमाउंट ऑफ ड्यूटी कितना होगा, जितना गवर्नमेंट को ठीक लगेगा, अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक जो रिपोर्ट आएगी उसके मुताबिक ड्यूटी इंपोज करके चलेंगे। इस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं कि इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। डेवलपिंग कंट्रीज को हम कुछ फायदा देकर चलते हैं। इसमें दो बातें हैं कि अगर आपका गुड्स एक 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 डेवलपिंग कंट्री से, भाई साहब इधर एक ध्यान से सुनना, एक डेवलपिंग कंट्री से आ रहा है और वहां उसका जो शेयर बनता है वो अप टू 3% है, डेवलपिंग कंट्री से आ रहा है और 3% तक आ रहा है, मतलब छोटी मात्रा में आ रहा है, तो हम उस पर इंपोर्ट ड्यूटी ये वाली नहीं लगाकर चलेंगे, सेफ गार्ड ड्यूटी नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर गुड्स आपका मल्टीपल डेवलपिंग कंट्रीज से आ रहा है तो वहां एक काम करो, आप उन डेवलपिंग कंट्रीज को चुनो जिनका इंपोर्ट शेयर लेस देन 3% है, लेस देन 3% है, आप उनको चुनिए, इनका एग्रीगेट करो। एग्रीगेट करने के बाद अगर आपका ये एग्रीगेट 9% तक 9% तक आपका सीमित है तो ये ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। इंपोर्ट कर रहे हो छोटी मोटी क्वांटिटी के अंदर तो भी आपकी ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। और अगर इंपोर्ट करने वाले स्पेशल इकोनॉमिक जोन और 100% ईओयू हैं जो इंपोर्ट करेंगे और कुछ बना बनूकर या ऐसे ही इंडिया के बाहर से मंगाया बाहर ही एक्सपोर्ट कर देंगे, तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो इसके ऊपर भी सेफगार्ड ड्यूटी इंपोज नहीं करी जाएगी। ठीक है, यस सर। साथ में इसमें एक बात और बताई जाती है, देखिए हम यहाँ पर जो सेफगार्ड मेजर अपनाते हैं वो क्या करते हैं कि जो हमारी ये वैल्यू होती है हम वैल्यू को बढ़ा देते हैं। रिसेंटली इसके अंदर एक और चीज़ बोली गई है कि भैया आप क्वांटिटी को भी कम कर सकते हो, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, मतलब एक ग्लोबल कोटा फिक्स कर सकते हो कि भाई इतने तक ही आएगा। जैसे मान लीजिए पिछले साल में आपका 7000 मेट्रिक टन कोई सामान आया था, तो आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि भैया इस साल आपका 6000 से ऊपर नहीं आ सकता है या इससे ऊपर नहीं आ सकता। तो इस प्रकार से क्वांटिटी को लिमिट कर सकते हैं या वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, ऐसे करके आप सेफगार्ड कर सकते हैं अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को। ऐसी वाली बात यहाँ पर बोल दी जाती है। ठीक है, फिर आती है आपकी CVD ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल। अगर इंडिया के बाहर से कोई प्रोडक्ट सब्सिडी खाकर आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया में कम दामों में आ जाएगा और वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को हर्ट करेगा। तो ऐसी अवस्था के अंदर हमें देखना होता है, पहले ये बताइए कि वहाँ पर सब्सिडी जो दी गई है वो कितने रुपए की दी गई है। अगर मान लीजिए सब्सिडी यहाँ पर 10 रुपये की दी गई है तो उसके बाद फिर हमें ये देखना होगा कि यहाँ पर हमें इंजुरी कितनी हुई है। वहाँ से 10 रुपये की सब्सिडी आई लेकिन हमें इंजुरी कितनी हुई है। तो हमारे यहाँ पर जो प्रोडक्ट है उसका जो फेयर प्राइस है मान लीजिए वो 100 रुपये का है, लेकिन वो वाला प्रोडक्ट विदेशी प्रोडक्ट इंडिया में आकर पड़ता है, उसकी जो लैंडेड कॉस्ट आती है वो 92 की आती है। तो जो डिफरेंस है हमारे इंडिया के अंदर वो 8 रुपये का है, लेकिन वो सब्सिडी खा के आ रहा था 10 रुपये की। इसलिए हमारी इंजुरी और उनकी सब्सिडी, उनका सुख और हमारा दुख, विच एवर इज लोअर, उसके बराबर हम अपनी यहाँ पर ये ड्यूटी लगाकर चलते हैं। तो इस प्रकार से बात करेंगे। सर अगर मान लीजिए 18 रुपये निकल के आता, तो अगर ये 18 रुपये निकल के आता तो विच एवर इज लोअर, यानी कि 10 रुपये की हम CVD ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल यहाँ पर अपनी लगा देते, इज इट ओके। और जो बाकी 8 रुपये है उसके लिए सेफगार्ड ड्यूटी अंडर सेक्शन 8B हम इंपोज कर देते। इस प्रकार की बात आपकी यहाँ पर करी जाती है। ठीक है, यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए हमने एक कोई पकड़ा हमने, ये कौन आया है? ये बच्चा है। किस लिए आए हो आप यहाँ पे? पापा, हाँ, इसके सेल फूक गए। सेल जल गए? ओहो हो। ये रिमोट है और रिमोट के जो सेल हैं वो हमारे जो माइक के अंदर सेल पड़ते हैं उन सेल को लेने के लिए आए हैं। नमस्ते तो कर लो आप। नमस्ते। हाथ जोड़ के ऐसे ऊपर करो हाथ। नमस्ते। हाथ नहीं दिखे आपके ऊपर कैमरे में? नमस्ते। नमस्ते। ठीक है, आप सेल ले जाओ। ठीक है, थैंक यू। चले, यस। तो आगे हमारी बात यहाँ पर निकल के आती है। तो ये हमारी इस प्रकार से ड्यूटी इंपोज करी जाती है जिससे कि हम अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट प्रॉपर तरीके से कर सकें।
आगे क्या बोलते हैं, क्या ये ड्यूटी प्रोविजनल बेस पे लगाई जा सकती है? जी हाँ, बिल्कुल प्रोविजनल बेस पे ड्यूटी को लगा सकते हैं हम। और कितना प्रोविजनल पीरियड रहेगा? जितना भाई, जब तक ये चीज़ कंक्लूड नहीं हो जाती कि क्या इंजरी है, क्या सब्सिडी है। क्योंकि यहाँ पर होता क्या है कि सब्सिडी कितनी लगी हुई है या कितनी दी गई है पर यूनिट, इसके लिए हमारा जो मंत्रालय है वो विदेशी मंत्रालय को बोलता है कि भैया पता करके बताओ क्या स्थिति है। तो वहाँ से रिपोर्ट आती है विदेश से, तो पता नहीं कितना समय लगे कितना नहीं लगे, तो इसलिए कहते हैं कि जब ठीक है, जब तक ये कंक्लूड नहीं हो जाता तब तक इसको प्रोविजनल बेस पर रख के चलेंगे। और जब ये चीज़ आपकी फाइनलाइज हो जाती है तो इनिशियली इट कैन बी इम्पोज्ड फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर, जिसे एक्सटेंड करके हम 10 साल तक ला सकते हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक है राधे? हाँ सर जी बिल्कुल ठीक है, कोनो दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि भैया कितनी लगेगी? इंजुरी और सब्सिडी विच एवर इज लोअर, उतनी लगा दी जाएगी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। उसके बाद में आती है आपकी यहाँ पर एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी क्यों लगाई जाती है? डंप का मतलब होता है गिरा देना, नीचा करना। ठीक है, तो अगर ऐसा है, पूछिए कैसा है कि यहाँ पर कोई विदेशी व्यक्ति है और वो अपने प्रोडक्ट के कदम इंडिया में जमाना चाहता है, तो वो जानबूझकर अपने प्रोडक्ट के प्राइसिंग में भारी डिडक्शन दे देता है। कभी कभी तो वो कॉस्ट के नीचे भी आ जाता है कि एक बार इंडियंस को अपने प्रोडक्ट का स्वाद चखा दूं, एक बार चख लिया तो फिर मेरे प्रोडक्ट को ही बार बार वो मांगेंगे। तो हम इसकी हरकत को थोड़ा लेट पता लगती है हमें हालांकि ये हरकत, लेकिन इस हरकत को क्योर करने के लिए हम यहाँ पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लेकर बैठे हुए हैं। कितनी ड्यूटी लगाई जाती है? तो बताते हैं कि भैया ये बताओ कि वहाँ डंपिंग का अमाउंट क्या है, डंपिंग अमाउंट क्या है और उसकी वजह से हमें इंजुरी कितनी हो रही है, उनका सुख कितना है और हमारा दुख कितना है, विच एवर इज लोअर, उतने के बराबर की यहाँ पर ड्यूटी लगा दी जाती है। ठीक है, अच्छा जैसे मान लीजिए ये 10 रुपये है, हमारी इंजुरी 8 रुपये की है, तो 8 रुपये की ड्यूटी लगा दी जाएगी। हमारी इंजुरी कैसे कैलकुलेट होगी? तो हमारे जो प्रोडक्ट है ऐसा ही, उसकी फेयर वैल्यू क्या है इंडियन मार्केट के अंदर, मान लीजिए वो 100 रुपये की आपकी आती है, और जो प्रोडक्ट इंडिया के बाहर से डंप होके आ रहा है उसकी लैंडेड वैल्यू मान लीजिए 92 की है, तो यहां पर हमें 8 रुपए की इंजुरी हो रही है। ये डंपिंग का अमाउंट कैसे निकालते हैं? डंपिंग अमाउंट निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा वो जो प्रोडक्ट विदेशी गुड्स है उसका विदेशी जमीन पर, कौन सी जमीन पर, ध्यान दीजिए ओ भाई साहब इधर, उसका विदेशी जमीन पर, विदेशी, सीधे बैठ जाओ पहले तो तुम लेट कर मतलब बैठ कर देखते हो, बेड पर बैठ कर देखते हो और पता नहीं कब लंबे हो जाते हो, पता ही नहीं चलता, तुम्हें खुद पता नहीं चलता, सीधे बैठो। तो विदेशी जमीन पर उसका प्राइस क्या है वो आपका यहां पर आ जाता है, बिल्कुल ठीक है जी। एंड और उसमें से वो एक्चुअल में इंडिया के लिए कितने में एक्सपोर्ट किया गया है, इन दोनों को, मतलब उसका असल प्राइस क्या है और कितने में उसे निकाला जा रहा है। तो मान लीजिएगा उसका असल प्राइस था सपोज करो 100 का और ये आपका 90 का था, तो ये 10 रुपए का यहां पर प्राइस डंप किया जा रहा है। ये जो विदेशी जमीन पर प्राइस है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है लाइक वहां पर डोमेस्टिक मार्केट के अंदर उसका प्राइस क्या है डोमेस्टिक सेल के लिए। अगर वो अवेलेबल नहीं है या बहुत ही लो क्वांटिटी में वहां पर बेचा जाता है, तो वहां से थर्ड कंट्री को, इंडिया को छोड़कर बाकी ऐसे ही किसी अप्रोप्रिएट थर्ड कंट्री को कितने में सप्लाई किया जाता है, और वो भी नहीं तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट का जो फंडा है वो अपना लगा देंगे और उससे उसकी नॉर्मल वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लेंगे। इज इट ओके? तो ऐसे करके उसकी नॉर्मल वैल्यू और एक्चुअल में कितने में एक्सपोर्ट किया, इन दोनों का डिफरेंस आ गया डंपिंग, और यहां पर निकाला हमने इंजुरी, डंपिंग और इंजुरी विच एवर इज लोअर, उतने के बराबर की यहां पर ये ड्यूटी लगा दी जाती है। बिल्कुल ठीक है, यस सर, और कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है सर जी। दूसरा, क्या ये ड्यूटी प्रोविजनल बेस पे लगा सकते हैं? जी बिल्कुल लगा सकते हैं। इसका समय है 6 महीने का, लेकिन इसमें एक एडिशनल फीचर और दिया गया है, विद इन 6 मंथ, 6 मंथ की रेंज के अंदर आप रेट्रोस्पेक्टिव भी जा सकते हो, बैक डेट से भी इसे इंपोज कर सकते हो, और वो भी 90 दिन तक बैक डेट में जा सकते हो, क्योंकि ये एक ऐसा गुण है जब काफी कुछ नुकसान हो चुका होगा तब पता लगता है कि ये चल क्या रहा था। तो इस तरह से यहां पर बातों को किया जाता है कि मैक्सिमम पीरियड 6 मंथ, बट 6 मंथ के अंदर चाहे तो पूरा प्रोस्पेक्टिव लगा दो 6 मंथ, या थोड़ा रेट्रोस्पेक्टिव थोड़ा प्रोस्पेक्टिव, बट द टोटल प्रोविजनल पीरियड विल बी 6 मंथ्स ओनली, राइट? यस। शुरू में इनिशियली जब फाइनलाइज करेंगे तो 5 साल के लिए, और एक्सटेंशन के बाद इसको 10 साल तक लाया जा सकता है, और इंजरी और डंपिंग विच एवर इज लोअर वहां तक की आपकी ड्यूटी लगा दी जाती है। और प्रेम से बोलेंगे राधे राधे राधे। यहां पर आकर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। एक सोशल वेलफेयर सरचार्ज है 10% से लगती है, वो मैंने आपको बता दी कौन से
सी वैल्यू पे लगती है। क्यों लगती है वो भी आपको पता है कि भाई एजुकेशन सेस को यहाँ पे ख़त्म किया गया था, तो अभी सोशल सिक्योरिटी है, एजुकेशन है, हेल्थ है, इन 3-4 बातों के लिए उस सोशल वेलफेयर सरचार्ज से जो पैसा आएगा वो सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ और एजुकेशन पर खर्च किया जाएगा, इसलिए वो लगाया जाता है। तो यहाँ पर आकर ये चैप्टर आपका संपन्न हो जाता है और प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। आगे बात करते हैं यहाँ पर आकर अपने अगले चैप्टर, नाम है इसका ड्यूटी ड्रॉबैक का। चलें? यस सर। ड्यूटी ड्रॉबैक का जो चैप्टर है ये आपका बेस्ड है डेस्टिनेशन प्रिंसिपल के ऊपर। वो कैसे भला कि जैसे आप क्या करते हैं कि आप इंडिया के बाहर से अलग अलग तरीक़ों से इंपोर्ट करते हैं, चाहे जल से, थल से, वायु से, जैसे मर्जी किया हो। जब आप गुड्स अपना इंपोर्ट करते हैं तो यहाँ पर आ जाते हैं मालिक, और इधर आकर ये तो सारे सेक्शन आपके लगते हुए आते हैं, सेक्शन 29, 30, 31 वगैरह। कस्टडी में गुड्स आपका आ जाता है 45, 48 कस्टोडियन के लिए लग जाते हैं। या तो आप अपने गुड्स को डायरेक्टली छुड़ा कर ले जाएंगे, या फिर आप इसे वेयर हाउस के थ्रू लेकर आएंगे, या फिर ट्रांजिट और ट्रांसशिपमेंट के थ्रू आप लेकर आएंगे। ड्यूटी का पेमेंट आपको तब करना होता है जब आप अपने गुड्स को होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करवाते हो। अगर डायरेक्टली करवाया है तो आपकी ड्यूटी यहीं पर पे हो जाएगी, अगर इनडायरेक्टली करा के लाए तो आपकी ड्यूटी का पेमेंट यहाँ पर होगा, और अगर आप यहाँ से लेकर आ रहे हो लाइक ट्रांजिट ट्रांसशिपमेंट के जरिए लेकर आ रहे हो तो आपका ड्यूटी का पेमेंट इस लेग में करवाया जाएगा। एक बार इंपोर्ट करने के बाद फिर आप अपने गुड्स को यहाँ से अगर एक्सपोर्ट कर देते हो तो एक्सपोर्ट करने की वजह से चूंकि गुड्स आपका इंडिया के अंदर कंज्यूम नहीं हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है अब इंडिया में जितनी भी ड्यूटी आपकी कलेक्ट कर ली गई है वो आपको यहाँ पर रिफंड दे दी जाएगी। दूसरा, अगर वेयर हाउस से आप डायरेक्ट ही एक्सपोर्ट कर देते हैं तो उस समय तक इंपोर्ट ड्यूटी आपकी कलेक्ट नहीं हुई थी और ना ही वो आपसे कलेक्ट अब करी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा बेनिफिट मिल जाता है, आपको ड्यूटी का पेमेंट करना ही नहीं होता। लेकिन एक बार छुड़ाने के बाद फिर आप उसे एक्सपोर्ट कर रहे हो तो वहाँ पर आपकी ड्यूटी का रिफंड मिलेगा। ड्यूटी के रिफंड को ही हम ड्यूटी ड्रॉबैक के नाम से जानते हैं। अब जो आप एक्सपोर्ट करते हैं उसके अलग अलग कैटेगरीज में कर सकते हैं। आप उसे एक्सपोर्ट एज सच कर सकते हैं, आप उसे एक्सपोर्ट आफ्टर यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप उसे एक्सपोर्ट आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं एज सच जैसा लेकर आए थे वैसा का वैसा ही आपने उसे एक्सपोर्ट कर दिया, हो सकता है डिफेक्टिव डिक्लेरेशन हो या फिर कोई और समस्या आ गई हो तो जैसा आया था वैसा का वैसा चला जाता है। तो यहाँ पर जो भी आपने ड्यूटी भरी है, ड्यूटी का मतलब BCD CVD वगैरह वगैरह जितनी भी टोटल आपने ड्यूटी भरी है उसका 98% आपको यहाँ पर रिफंड दे दिया जाएगा, जिसे हम ड्यूटी ड्रॉबैक के रूप में जानकर चलते हैं। लेकिन अगर आपने थोड़ा यूज़ कर लिया है, यूज़ करने के बाद एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि कंजम्पशन बेस्ड टैक्स की बात करी जाती है, तो जितना तक यहाँ यूज़ हो गया ड्यूटी यहाँ रहेगी, जितना तक यूज़ नहीं हुआ बैलेंस लाइफ के लिए जो आपकी ड्यूटी बनती थी प्रोपोर्शनेटली वो आपको वापस कर दी जाएगी। इसके लिए प्रॉपर तरीके से एक फॉर्मूला दे रखा है, मैं आपको बताऊंगा, पर इतना ध्यान रखेंगे जितना जितना यूसेज आपका बढ़ता जाएगा ड्यूटी ड्रॉबैक का अमाउंट उतना कम होता चला जाएगा, और ये एक दिन इतना बढ़ जाएगा कि ड्यूटी अमाउंट आपका बिल्कुल जीरो में मिल जाएगा, ड्रॉबैक वाला अमाउंट। उसके बाद अगर आप इंडिया के बाहर से सपोज करो आपने रबर इंपोर्ट कर रखी है और आप उससे टायर बनाते हैं, तो आपने जो ड्यूटी का पेमेंट किया होगा वो रबर के ऊपर किया होगा, और आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं टायर, तो सरकार आपको किस चीज़ का रिफंड देने वाली है? जो आपके टायर हैं उन टायर के अंदर जो रबर लगी हुई है उस रबर पर आपने जो इंपोर्ट ड्यूटी भरी थी उसका रिफंड आपको मिलने वाला है। लेकिन टायर की शक्ल देखकर ये नहीं बताया जा सकता कि इसके अंदर कितनी रबर लगी हुई है, इसलिए सरकार यहाँ एक्चुअल इंपोर्ट ड्यूटी पर बेस्ड होकर आपको ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं देती, बल्कि यहाँ पर स्टैंडर्ड तरीके से आपको एक फिक्स्ड परसेंटेज के हिसाब से आपको ड्यूटी ड्रॉबैक दिया जाता है, और वो फिक्स परसेंटेज आपकी कैलकुलेट की जाती है आपके एक्सपोर्ट प्रोडक्ट की FOB के ऊपर, या कभी कभी क्वांटिटी बेस्ड भी रेट यहाँ पर फिक्स कर दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बोल दिया कि भैया एक जोड़ा टायर अगर आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपको 200 रुपये का यहाँ पर रिफंड दे दिया जाएगा, वैसे करके। ठीक है जी, तो क्वांटिटी बेस्ड या वैल्यू बेस्ड आपके रेट फिक्स किए जा सकते हैं, और इन्हीं फिक्स्ड रेट को हम बुलाते हैं ऑल इंडस्ट्री रेट AIR, ब्रांड रेट यानी कि स्पेशल रेट हो गया, और एक होता है स्पेशल ब्रांड रेट। ब्रांड रेट मतलब टेलर मेड रेट, ब्रांड रेट मतलब टेलर मेड रेट। अगर किसी प्रोडक्ट का ऑल इंडस्ट्री रेट यानी स्टैंडर्ड रेट अवेलेबल नहीं है ड्यूटी ड्रॉबैक का, तो उसके लिए स्पेशली ब्रांड रेट जो कि एक टेलर मेड रेट होता है वो कैलकुलेट करवाया जाता है। और एक होता है आपका स्पेशल ब्रांड रेट, वो तब आता है जब आप ये दावा ठोकते हो कि आप हमें AIR से जो रिफंड दे रहे हो वो हमारे एक्चुअल में जो टैक्स भरे हैं उसके 80% से भी
कम दे रहे हो तो वहाँ पर स्पेशल ब्रांड रेट ऑन रिक्वेस्ट कैलकुलेट करवाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ब्रांड रेट तब आ रहा है जब AIR नहीं है उस प्रोडक्ट का, और स्पेशल ब्रांड रेट कब आ रहा है, AIR है तो सही पर वो कम है, उस केस में आपका स्पेशल ब्रांड रेट तैयार करवाया जाता है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, ठीक है। तो इस प्रकार की बात करते हैं। यहाँ पर आपकी लिस्ट ऑफ द सेक्शंस की अगर मैं बात करके चलूँ तो सेक्शन नंबर 74 से लेके आपके सेक्शन नंबर 76 तक जाते हैं। 74(1) में आता है एक्सपोर्ट एज सच करते हैं तो उसके प्रोविजन सेक्शन 74(1) में है। एक्सपोर्ट आफ्टर यूज करते हैं तो आपके जो प्रोविजन है सेक्शन नंबर 74 सब सेक्शन 2 के अंदर दे रखे हैं। यहाँ पर बात करता है अगर मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद एक्सपोर्ट करते हैं तो सेक्शन 75(1) में मिलेंगे। सेक्शन 75(2) और सेक्शन 76 ये राहु और केतु हैं, यानी ड्यूटी ड्रॉबैक के ऊपर ही रिस्ट्रिक्शंस अपनी लगाकर चलते हैं, प्रतिबंध लगाकर चलते हैं कि इन अवस्थाओं में अगर आप घिर गए तो फिर आपको ड्यूटी ड्रॉबैक अवेलेबल नहीं करवाया जाएगा। और सेक्शन 75 इंटरेस्ट की बात करेगा कि ड्यूटी ड्रॉबैक सरकार की तरफ से डिले हुआ तो ब्याज कितना, और अगर हमें मिल गया है और किसी कारणवश हमसे रिकवरेबल बनता है तो फिर वहाँ पर आपको ड्यूटी ड्रॉबैक भला किस हिसाब से दिया जाएगा, उसका जो ब्याज बनेगा वो किस हिसाब से दिया जाएगा उसकी बात करके चलता है, ठीक है। यस सर। और यहाँ पर आपके जो सेक्शन नंबर 75(1) है इसके संबंध में कुछ एक ड्यूटी ड्रॉबैक के रूल्स भी अपने दे रखे हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके रूल्स नहीं है बट स्टिल दे रखे हैं। आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पर हमारा एक डायग्राम आता है, मुख्य डायग्राम आता है, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं सेक्शन नंबर 74 को लेकर। इसमें दोनों आ जाते हैं, सेक्शन नंबर 74(1) भी आ जाता है, एज सच वाला भी, और आफ्टर यूज़ वाला भी यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। और इधर बात कर रहे हैं सेक्शन 75 सब सेक्शन 1 की, जिसमें एक्सपोर्ट करते हैं आफ्टर हम यूज़, आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है जी। तो अगर हमें मान लीजिए सेक्शन 74(1) में है तो इसमें सेक्शन 74 और सेक्शन 75 में एक बड़ा डिफरेंस है कि यहाँ पर गुड्स की जो आइडेंटिटी होती है वो मेंटेन्ड रहती है, गुड्स की आइडेंटिटी हमारी मेंटेन रहती है, जबकि यहाँ पर हमारे गुड्स का जो स्वरूप है वो बदल जाता है। यहाँ पर गुड्स की आइडेंटिटी आपकी मेंटेन नहीं रहती है। इज इट ओके? यस सर। और कोनो दिक्कत वाली बात सर जी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ रबड़ से आपका टायर बन जाता है, इसलिए ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो सेक्शन 74 में आपको ड्यूटी ड्रॉबैक का रिफंड पाना है तो आपको कुछ कंडीशंस क्वालिफाई करनी पड़ती है। नंबर 1, आपने गुड्स इंडिया के बाहर से इंपोर्ट, ओ भाई साहब इधर, आपने गुड्स इंडिया के बाहर से इंपोर्ट किया हो और उस पर इंपोर्ट ड्यूटी भरी हो। पहले ड्यूटी तो भरी हुई हो तभी तो ड्यूटी ड्रॉबैक की बात करोगे। अगर आप डायरेक्ट वेयरहाउस एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको ड्यूटी भरनी ही नहीं पड़ती, तो वहाँ पर ड्यूटी ड्रॉबैक का नंबर ही नहीं आएगा। तो पहले इंपोर्ट किया हो और इंपोर्ट ड्यूटी आपने भर दी हो। नंबर 2, आपने उसे एक्सपोर्ट किया हो। एक्सपोर्ट कैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल एक्सपोर्ट किया हो, एज बैगेज किया हो, एज पोस्ट किया हो, उससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। एक्सपोर्ट विद इन कितने समय में कर दिया हो, 2 साल प्लस एक्सटेंशन। एक्सटेंशन नीड बेस्ड है, जितनी आवश्यकता होगी सरकार यहाँ पर आपको दे देगी। और फॉरेन करेंसी लाने की यहाँ पर कोई मैंडेटरी कंडीशन नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि गुड्स आपका आइडेंटिफाइबल होना चाहिए, ये दिख जाए, ये प्रूफ हो जाए कि हाँ ये वही गुड्स है जो पहले कभी इंडिया के बाहर से आपने इंपोर्ट किया था। अगर ये कंडीशन को आप क्वालिफाई करके चलते हैं तो फिर हम ड्यूटी ड्रॉबैक देने की आपसे बात करके चलेंगे। तो वहाँ पर फिर अगला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भैया अब ये बता दो जरा, अब हमें अरे क्या है यार, अब हमें आप यहाँ पर ये बता दीजिए कि आप एक्सपोर्ट एज सच कर रहे हैं या आफ्टर यूज़ कर रहे हैं। अगर एज सच कर रहे हैं तो 98% का आपको ड्यूटी ड्रॉबैक दे दिया जाएगा, और अगर आफ्टर यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर 3 प्रकार की बातें कर दी जाती हैं। पहली बात, कुछ प्रोडक्ट के केस में आपको ड्यूटी ड्रॉबैक अलाउ ही नहीं किया जाएगा। वियरिंग अपैरल्स, टी चेस्ट्स, एक्सपोज्ड सिनेमेटोग्राफी फिल्म, फोटोग्राफिक फिल्म, पेपर प्लेट्स, एक्सरे शीट्स एटसेट्रा, इनमें नो मीन्स नो होता है, कोई ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा, क्योंकि बेसिकली वन टाइम यूजेबल चीज़ें होती हैं। एग्जॉस्टिव लिस्ट है, इसके अलावा और कोई आइटम यहाँ पर नहीं आता है। उसके बाद अगर आपने यहाँ पर बात करें मोटर कार की या कोई और गुड्स हो, कोई भी गुड्स हो, लेकिन वो गुड्स आपने अपने इंडिविजुअल, 2 बात ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, इंडिविजुअल ने इंपोर्ट किया हो और वो भी पर्सनल पर्पज के लिए किया हो। कोई भी गुड्स हो भाई मेरे, कोई भी गुड्स हो, इंडिविजुअल ने पर्सनल पर्पस के लिए इंपोर्ट किया है तो इस सेकंड पार्ट में आएंगे, नहीं तो आप थर्ड पार्ट में चले जाएंगे जो कि रेज्यूटरी है। यहाँ पर आकर बोलता है कि हम आपको परसेंटेज बता रहे हैं, पहला साल, दूसरा, तीसरा, चौथा साल। पहले साल के लिए 4% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ, दूसरे के लिए 3% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ, अगले साल के लिए 2.5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ, नेक्स्ट के लिए 2% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ। इस प्रकार से अपनी बात करने के बाद में, यानी कि जो भी आपका टोटल इंपोर्ट ड्यूटी आपने पे करी थी ना, उसको यहाँ पे लिख लीजिए, और उसमें से जितना आपने यूज़ कर लिया है यूसेज पीरियड का, अब एक तरह से डेप्रिसिएशन ही है ये, इसको यहाँ से घटा दीजिए। घटाने के बाद जो बचेगा ये आपको यहाँ पर अलाउ कर दिया जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ पर परसेंटेज आपकी 4 साल तक के दे रखी है, लेकिन ऊपर से चेक कर लेना, 4 साल की बात तभी हो सकती है जब ऊपर से आपको एक्सटेंशन मिल गया हो, क्योंकि वहाँ तो नॉर्मली 2 साल का समय लिखा हुआ है। अगर आपको एक्सटेंशन नहीं
मिला और आप तीसरे साल में एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आप ऊपर से नीचे उतर ही नहीं पाएंगे। नीचे तब उतरेंगे जब आपको ऑलरेडी एक्सटेंशन मिल गया होगा। अगर आप इसमें फॉल नहीं करते हैं तो आपके लिए अगला पॉइंट आता है तीसरा नंबर का, जिसमें क्लास इंटरवल 3-3 महीने का है, लाइक अप टू 3 मंथ, 3 to 9, 3 to 6, 6 to 9, 9 to 12, 12 to 15, 15 to 18 और उसके बाद बस। ये बेसिकली जो आपके कमर्शियल यूज़ होते हैं वो यहाँ पर आ जाता है। पर्सनल यूज़ में घिसावट कम होती है, धीरे से होती है, धीरे धीरे होती है, लेकिन कमर्शियल यूज़ में फटाफट बड़ी तेजी के साथ में हो जाती है। एक आपके घर का प्रिंटर, एक ऑफिस के प्रिंटर है। ऑफिस के प्रिंटर की हालत देखो कैसी हो रखी है ना, पूरे दिन चलता है वो बेचारा। तो यहाँ पर परसेंटेज बोले गए भैया, पहले 95 है, फिर 10% की गिरावट आई है, अच्छी खासी गिरावट है 10% की। उसके बाद भाई साहब फिर 10% की गिरावट है और उसके बाद फिर आपकी 5% की गिरावट देखते चलेंगे और 18 साल से ऊपर जाकर कतई लुल हो जाएगा, यानी कि ये नील यहाँ पर करवा दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कुछ पर बिल्कुल भी नहीं है। अगर एनी गुड्स पर्सनल यूज इंडिविजुअल ने लिया है तो यहाँ फॉल करेंगे, अदरवाइज है तो आप यहाँ फॉल करके चलेंगे। और हम बात कर रहे थे एक्सपोर्ट आफ्टर यूज के, ठीक है। और इतनी बातें होने के बाद ये हमारा इधर आ जाता है। हम यहाँ पर बात कर रहे थे उसकी कि जहाँ पर रबर से हम लोग टायर अपना बनाते हैं मालिक, रबर से हमारा टायर बनाया जाता है। तो इसमें पहली बात तो ये कि अगर हम कंपेयर करके चलें, जैसे यहाँ पर बोला गया था कि इंपोर्ट किया हो और इंपोर्ट ड्यूटी का पेमेंट किया हो, यहाँ पर भी वैसी भी बात होगी कि आपने इंडिया के बाहर से इंपोर्ट किया हो और इंपोर्ट ड्यूटी पे कर दी हो। एंड या और, ध्यान दीजिएगा, एंड ओ भाई साहब ध्यान दीजिए, जब मैं ध्यान देने की बात कहूं तो बिल्कुल पे अटेंशन ऑन मी। एंड या और आप यहां पर अपना कोई देसी गुड्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिस पर आपने सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी का पेमेंट किया हो। यहां पर जो ड्यूटी ड्रॉबैक होता है उसके अंदर इंपोर्ट ड्यूटी के साथ साथ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कंपोनेंट भी शामिल होता है। इज इट ओके? अगर मैंने कोई प्रोडक्ट देसी विदेशी प्रोडक्ट मिलाकर बनाया है या सिर्फ देसी प्रोडक्ट से ही बनाया है तो वहां पर भी मुझे ड्यूटी ड्रॉबैक अलाउ करवा दिया जाता है अंडर दिस सेक्शन। दूसरा, एक्सपोर्ट कैसे करें, क्योंकि यहां पर थोड़ी बात बड़े लेवल की हो जाती है, फैक्ट्री लेवल की बात करके चल रहे हैं, तो एक्सपोर्ट का मोड कोई सा भी हो सकता है, लेकिन बैगेज यहां पर अलाउड नहीं है। एज बैगेज एक्सपोर्ट करोगे तो सेक्शन 75(1) में आप फॉल नहीं कर सकते हो। एक्सपोर्ट कितने समय में करें, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होनी तो टाइम लिमिट कुछ रखी नहीं है, कभी भी एक्सपोर्ट कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक और बात बोलिए कि यहाँ पर फॉरेन करेंसी आनी बेहद जरूरी है। क्या गुड्स आइडेंटिफाइबल होगा? क्या ये आइडेंटिफाइबल हो सकता है कि जो आया था वही जा रहा है? कभी नहीं, नेवर। तो ये आइडेंटिफाइबल वाली जो कंडीशन है ये यहाँ पर एप्लीकेबल आपकी होती नहीं है, लेकिन फॉरेन करेंसी यहाँ पर नीडेड है, उसके बिना बात नहीं बनेगी, ठीक है जी। और यहाँ पर जो आपको ड्यूटी ड्रॉबैक दिया जाएगा वो आपको फिक्स परसेंटेज है, लाइक ऑल इंडस्ट्री रेट, ब्रांड रेट, स्पेशल ब्रांड रेट, इनसे आपको अलाउ किया जाता है, ठीक है। यस सर। उसके बाद प्रभु हम आगे बढ़ते हैं। अब सेक्शन 74 1 और 2 हो गए और हमारा साथ में सेक्शन 75 1 हो गया। अब हमें ये देखना है कि सेक्शन 75 2 और सेक्शन 76 कि हमें दिख तो गया भैया हमें कितना ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा, लेकिन अभी हमें राहु केतु से भी परिचित होना है और उसके मुताबिक वो क्या बोलता है, आइए देखते हैं। ये रही, इसके ऊपर प्रोहिबिशंस की बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो सेक्शन 75 1 है, एक सेक्शन 76 है आपका, दो राहु केतु के रिस्ट्रिक्शन वाले हैं। एक ड्यूटी ड्रॉबैक सेक्शन 74 में है और एक सेक्शन 75 1 में है। तो ध्यान दीजिएगा, जो ये वाला है राहु, ये 2 हो गया, 75 2, ये जो वाला है ये सिर्फ अपने को ही ग्रसता है, इसको ही दुखी करता है, लेकिन ये जो है ये आपके जनरल प्रोहिबिशंस हैं। आपका ड्यूटी ड्रॉबैक चाहे यहाँ का हो चाहे आपका ड्यूटी ड्रॉबैक ये वाला हो, ये दोनों के लिए आएगा। तो इसलिए इन वाली रिस्ट्रिक्शंस को बोल देते हैं जनरल रिस्ट्रिक्शन और इनको बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन के नाम से इनको जाना जाता है। जनरल रिस्ट्रिक्शन क्या बताई जाती हैं कि देखिए, जब आपका जो डीबीके का अमाउंट होता है ये, और गुड्स का इंडिया में, ओ भाई साहब इधर सीधे भाई, इंडिया में गुड्स का जो मार्केट प्राइस है वो कितना है, इंडिया के अंदर इंडिया में मार्केट प्राइस इन इंडिया कितना है, कि अगर ये कम पड़ रहा है तो भैया आप क्या कर रहे हो, मतलब आपका ड्यूटी ड्रॉबैक कह रहे हो मैं 10,000 रुपये का लूंगा, लेकिन आपका ये मार्केट प्राइस इंडिया में 9,000 रुपये का, तो कबाड़ बेच, मतलब इससे इस पूरे गुड्स के कितने पैसे आपको इंडिया में नहीं मिलेंगे, उससे ज़्यादा आप हमसे ड्यूटी ड्रॉबैक मांगने आके शर्म नहीं आती? तो यहाँ ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं दिया जाएगा। या फिर ड्यूटी ड्रॉबैक का अमाउंट आपका 50 रुपये से भी कम का बनता है तो भी आपको यहाँ पर ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं दिया जाएगा। ये वाली बात आपकी यहाँ पर लिखी हुई है।
और ये दोनों के ऊपर लागू होगी, चाहे आपका ड्रॉबैक 74 के अंदर आ रहा हो, चाहे आपका ड्रॉबैक सेक्शन 75 के अंदर आ रहा हो। उसके बाद अगर सरकार को लगता है कि गुड्स आर लाइकली टू बी स्मगल्ड बैक इनटू इंडिया, गुड्स इंडिया में स्मगल बैक होकर आपका आ रहा है, तो वैसे वाले मामले के अंदर भी यहां पर आपको ड्यूटी ड्रॉबैक अलाउ नहीं किया जाएगा, और अगर कर दिया तो आपसे यहां पर एक इक्विवेलेंट वैल्यू का बॉन्ड आपसे ले लिया जाएगा सेफ्टी पर्पस के लिए, ठीक है। और वो तब तक रहेगा जब तक कि सरकार को इस बात की तसल्ली नहीं हो जाती कि गुड्स की स्मगलिंग बैक नहीं हुई है। इज इट ओके? यस सर। तो ये है आपकी जनरल जो रिस्ट्रिक्शन थी। उसके बाद सेक्शन 75 आपका आता है मालिक यहां पर 2 करके, जो सिर्फ अपने के लिए ही बताता है। सेक्शन 74 पर ये नहीं लगती। उसके पीछे कारण ये भी है कि यहां पर जो सेक्शन 75(2) के अंदर जो रिस्ट्रिक्शंस डाली हैं ये आपकी फॉरेन करेंसी बेस्ड हैं, ये आपकी फॉरेन करेंसी बेस्ड हैं, जबकि सेक्शन 74 में फॉरेन करेंसी का कोई लेना देना है ही नहीं, तो ये वाली कंडीशन उसके ऊपर एप्लीकेबल होती ही नहीं है। सेक्शन 75(1) के ड्यूटी ड्रॉबैक के लिए फॉरेन करेंसी का होना जरूरी होता है, इसलिए ये कंडीशन वहीं पर लगाई जाती हैं। तो पहली कंडीशन में बोलते हैं कि भैया नॉर्मली फॉरेन करेंसी आप अगर कमा ना सको तो गंवाना भी मत। मतलब ये हो गया कि देखिए आपने जो रॉ मेटेरियल लेकर आए, आपने कितना कमाया कितना गंवाया। तो जब आप रॉ मेटेरियल आपने इंपोर्ट किया था, ये डॉलर में है वैल्यू, मतलब फॉरेन करेंसी के अंदर वैल्यू की हम बात कर रहे हैं कि आपने ये पैसा गंवाया, इतने का आपने खर्च कर दिया, और कमाया कितना, वो कमाया कम, मतलब $10,000 मान लीजिए आपने खर्च कर दिए थे रॉ मेटेरियल पे, लेकिन आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं सिर्फ $9,000 का है, तो आप हमें कुछ बहुत बढ़िया करके दे रहे हो, हम शाबाशी दें आपको, तो इसलिए कहा कि भागने से, तो आपको ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं दिया जाएगा। अगर मैं पॉजिटिव एंगल में बात करूं तो अगर आपका रॉ मेटेरियल यहां $10,000 का था, $10,000 का था, तो आपको कम से कम आपके प्रोडक्ट की एक्सपोर्ट वैल्यू एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए, कम से कम उतना तो करो। बराबर पे भी छोड़ दोगे तो बात बन जाएगी, हम आपको ड्यूटी ड्रॉबैक अलाउ कर देंगे, लेकिन गंवाना मत। लेकिन कुछ स्पेसिफाइड प्रोडक्ट के केस में, जैसे कि आपके स्पोर्ट्स ग्लव्स हो गए, हैंडीक्राफ्ट का सामान हो गया, उसके लिए सरकार ने वेटेड परसेंटेज दे रखी है। जैसे यहां पर 120 इलस्ट्रेटिव है, 120, 125 हो सकता है, 130 हो सकता है, 135 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो बताया जाएगा। मान लीजिए आपने मटेरियल इंपोर्ट किया था $10,000 का, और वेटेड परसेंटेज है आपकी 120%, तो मैंने यहां पर 120% इसका लगा दिया, तो ये आ गया आपका $12,000। $12,000 आपका आ गया है, तो ये लिख दूंगा यहां पर मैं $12,000 ऐसे करके। और वो कहता है कि देखिए अगर आपने $12,000 ही लेकर आए तब भी आपको ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा, $11,000 लेकर आए तब भी आपको ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। एक्चुअली मैंने गंवाया कितना था, खर्च कितना किया था, 10,000, और आप इतना भी 12,000 भी लेकर आ रहे हो तब भी आपको ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा, तो भैया कम मिलेगा। तो अगर आपने $10,000 यहां पर गंवाया है तो कम से कम इस केस के अंदर जहां 120% की वेटेड परसेंटेज है, तो आपको $12,001 में एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आपको ड्यूटी ड्रॉबैक अलाउ हो पाएगा। उसके बाद आगे बात करते हैं। यहां पर आकर हमारा सेक्शन नंबर 75 कैपिटल ए निकल कर आ जाता है, और वो कहता है कि भैया जी यहां पर इंटरेस्ट का सीन किस प्रकार से देखा जाएगा। तो ये अपने इंटरेस्ट के लिए सेक्शन 75 कैपिटल ए आता है। तो बताते कि देखो अगर जो इंटरेस्ट है वो पेबल बाई गवर्नमेंट है, तो पहली बात तो हम जानते हैं कि गवर्नमेंट 6% का ब्याज देकर चलती है। हालांकि आजकल तो एफडी का भी बड़ी मुश्किल से मिलता है 6% का ब्याज, तो गवर्नमेंट 6% पर एनम का आपको ब्याज देकर चलती है, ठीक है। और इसमें वो कहते हैं कि जब आपकी एप्लीकेशन आ जाती है या जब आप एक्सपोर्ट कर देते हो, द डे ऑन विच यू आर एंटाइटल्ड फॉर योर ड्यूटी ड्रॉबैक, तो वहां से 1 महीने का हम प्रोसेसिंग टाइम लेंगे। 1 महीने के अंदर अगर हमने आपका पैसा वापस कर दिया तो ठीक है, फिर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। 1 महीने से जितना हम आपके लिए डिले करेंगे, उस डिले पीरियड के लिए 6% पर एनम के हिसाब से हम आपको ब्याज दे देंगे, ठीक है। लेकिन अगर ब्याज पेबल हो बाय द एक्सपोर्टर, ऐसे कैसे संभव है? संभव है इसका भी, कैसे भला? जैसे मान लीजिए आपको यहां पर ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाता है, ठीक है, और किसी कारणवश आगे पता लगता है कि आप इस ड्यूटी ड्रॉबैक के लिए एलिजिबल नहीं रह गए थे। हो सकता है कि आपकी फॉरेन करेंसी टाइम से इंडिया में ना आई हो, या आपके फ्रॉडुलेंट दस्तावेज थे, या कोई और इश्यू था, आपका ये डिक्लाइन हो जाता है ड्यूटी ड्रॉबैक जो आपको ऑलरेडी मिल चुका है, आपके खाते में आ चुका है, ठीक है। तो सरकार इसकी डिमांड क्रिएट करती है, भैया हमारा पैसा वापस लाइए। डिमांड के 2 महीने के अंदर अंदर आपको यह पैसा सरकार को वापस करना पड़ता है। अब 2 बातें हो सकती हैं कि आप ये पैसा 2 महीने में दे सकते हो या 2 महीने में नहीं दोगे। अगर आप पैसा 2 महीने के अंदर अंदर दे देते हो तो आपको डे 1 से लेकर यहां से जिस दिन पैसा खाते में क्रेडिट हुआ था वहां से लेकर टिल द डेट ऑफ पेमेंट का आपको इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा एट द रेट ऑफ 15% पर एनम के हिसाब से देना पड़ेगा। सर अगर हम 2 महीने के बाद अगर यहां पर पेमेंट करते हैं तो पे यहां पर करते हैं तो ब्याज शुरू से लगेगा, ध्यान दीजिएगा।
ब्याज शुरू से लगेगा और फिर आपका ब्याज यहां से लेकर यहां तक का लगाया जाएगा, वही इंटरेस्ट लगेगा एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। लेकिन सर इसमें ये बात समझ नहीं आती कि फिर ये 2 महीने का चक्कर क्या रहेगा। 2 महीने का चक्कर ये कि 2 महीने में दे दिया तो सिर्फ इंटरेस्ट देके ही पीछे छूट जाएगा, पेनल्टी नहीं लगेगी। लेकिन 2 महीने के बाद अगर आपने दिया तो ब्याज तो पूरे पीरियड का लिया जाएगा, साथ में आपको यहां पर पेनल्टी भी झेलनी पड़ जाएगी। दिस इज द ड्रॉबैक अगर आप 2 महीने से ऊपर लेट करते हो तो। आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो ये था आपका सेक्शन नंबर 75 कैपिटल ए करके। उसके बाद में अब आते हैं आपके यहां पर ड्यूटी ड्रॉबैक के रूल्स। दीज रूल्स आर कनेक्टेड टू सेक्शन नंबर 75 सबसेक्शन 1। इससे ही संबंधित है, सेक्शन 74 से इनका कोई ताल्लुकात नहीं है, हालांकि नॉट मच रेलिवेंट, बट फिर भी मैं आपको जो चुनिंदा रूल्स हैं उनके बारे में छोटी छोटी बातें आपको बता देता हूं। जैसे कि आपका ऑल इंडस्ट्री रेट होता है, तो ऑल इंडस्ट्री रेट एक प्रकार से सरकार प्रायर कैलकुलेशन करके चलती है। जैसे मान लीजिए अगर टायर एक्सपोर्ट हो रहा है तो एक टायर बनाने में कितनी रबर लगती है, सरकार पूरा डेटा स्टैंडर्ड बेस पे काउंट करती है। कितनी रबर लगती है, उस रबर के ऊपर अमूमन औसतन कितनी इंपोर्ट रबर लग जाती है, उस पर कितनी इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, पैकिंग शैकिंग का क्या लगता है, उसके अंदर जो तार पड़े हुए थे किनारी पे उस पर क्या ड्यूटी बनती है, उस पर लोड क्या आता है, यानी एक टायर बनाने पर टैक्स का औसतन लोड क्या आता है। मान लीजिए टायर की वैल्यू आती है 5,000 रुपए की और टैक्स का लोड औसतन इस पर आ रहा है 100 रुपए का, तो मुझे बताइए औसतन कितने परसेंट, इस टायर की वैल्यू का औसतन कितने परसेंट यहां पर लोड आ रहा है। सर जी 2% आ गया ना ये यस 2%। सरकार फिक्स कर देती कि ठीक है हम आपको आपके एफओबी वैल्यू का 2% ड्यूटी ड्रॉबैक रूप में दे देंगे, तो ये स्टैंडर्ड बेस पे आपका काउंट किया जाता है। आपका जो ब्रांड रेट होता है वो कब कंप्यूट किया जाता है, ये तब कंप्यूट किया जाता है, हो सकता है कि भाई स्टार्टअप का जमाना है, कोई नया प्रोडक्ट इनोवेट आप कर देते हो और जिसका पहले से ऑल इंडस्ट्री रेट अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे केस में आप सारा का सारा डेटा सरकार को देते हो, वो आपके लिए जिस तरह से एआईआर कैलकुलेट किया जाता है उसी पैटर्न पर लगभग ब्रांड रेट टेलर मेड रेट तैयार किया जाता है और फिर उसके हिसाब से आपको पैसा दे दिया जाएगा। एंड फिर जो ब्रांड रेट आपके केस में तैयार किया गया है उसको सरकार ऑल इंडस्ट्री रेट में तब्दील कर देती है, ताकि अगली बार आपको दिक्कत ना हो और आपको फटाफट से रेडीमेड रेट से ही यहां पर अवेलेबल हो जाए अपना ड्यूटी ड्रॉबैक। राइट, यस सर, और कोनो दिक्कत वाली बात सर जी नहीं है। वेरी गुड। उसके बाद आगे बोलते कि ये जो ब्रांड रेट की जो प्रक्रिया है दिस विल टेक टाइम, क्योंकि टेलर मेड है। रेडीमेड शर्ट तो बाहर से जाके अभी खरीद लाओ, लेकिन अगर टेलर मेड है तो उसमें 7 दिन का समय लग जाता है सिल के आने में, तो यहां पर भी नॉर्मली समय लग जाता है। तो फॉर द टाइम बिंग यहां पर एक्सपोर्टर अधिकारी से रिक्वेस्ट कर सकता है कि साहब मुझे कुछ पैसा प्रोविजनल बेस पर दे दीजिए, क्योंकि ड्यूटी ड्रॉबैक के पैसा मेरे लिए एक तरह से वर्किंग कैपिटल होता है। तो यहां अधिकारी इसकी बात को मान सकता है और कस्टम ऑफिसर मे अलाउ सम अमाउंट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक ऑन प्रोविजनल बेसिस, मे अलाउ। ठीक है। दूसरा, स्पेशल टेलर मेड रेट या स्पेशल ब्रांड रेट ये तब आता है जब व्यक्ति आरोप लगाता है कि मेरा जो एक्चुअल जो ड्यूज बनते हैं, जो टैक्स बनते हैं मेरे, सपोज करो 10,000 के बनते हैं और आप मुझे जो एआईआर से दे रहे हो है ना वो 7,500 दे रहे हो। ये जो गैप है बेसिकली ये गैप 20% से ज्यादा का है ना। तो 20% से ज्यादा का अगर ये गैप निकल कर आता है तो आप दावा ठोक सकते हो कि मेरे लिए स्पेशल तरीके से ब्रांड रेट निकाला जाए। ध्यान दीजिए, स्पेशल ब्रांड रेट तब निकल रहा है जब एआईआर मौजूद है और ब्रांड रेट तब निकलता है जब एआईआर मौजूद नहीं होता है। तो ऐसी अवस्था में सरकार ये तो देने को तैयार थी आपको जब मर्जी ले जाओ, लेकिन आप झगड़ा कर रहे हो 2,500 रुपए के ऊपर, तो ऐसी अवस्था में सरकार आपके लिए एग्री कर जाएगी और फिर वहां पर क्या होगा कि 7,500 तो आपको दे ही दिया जाएगा। सरकार बोलेगी ये तो ले जा, ये तो हम कभी भी ले जा, कभी भी देने के लिए तैयार हैं, ये तो आपको दे ही दिया जाएगा शेल जो एआईआर से आपका बनता है। बाकी जो 2,500 बनता है, अगर सरकार को लगता है कि आपकी बात में वाकई वजन है तो उस 2,500 में से कुछ पैसा सरकार में अलाउ, सपोज 500,000 रुपए आपको दे सकती है, वो उस अधिकारी की यहां पर डिस्क्रिप्शन में आ जाता है। तो ऐसे करके हमारी बात निकल कर आती है मालिक। और लास्ट में एक चीज और ध्यान रखना, जो ड्यूटी ड्रॉबैक है उसके ऊपर एक बार लगा हुआ है। बार क्या है कि जो भी आपका मार्केट प्राइस है एक्सपोर्ट गुड्स का उसके 1/3 से ज्यादा आपका ये ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए अगर आपका ये 3 लाख रुपए का मार्केट प्राइस बनता है तो यहां पर ड्यूटी ड्रॉबैक का अमाउंट आपका 1 लाख से ऊपर नहीं जा सकता। ये इसलिए लगाया गया है क्योंकि लोग इसमें ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि इस तरह के मामले में एफओबी के ऊपर आपके ड्यूटी ड्रॉबैक कैलकुलेट किए जाते हैं, तो लोग अपनी एफओबी को ज्यादा से ज्यादा दिखाने का प्रयास करते हैं। इसलिए उसको कैप करने के लिए, सीलिंग करने के लिए सरकार ने ये बाउंडेशन लगा दी कि किसी भी हालत में वो आपको 1/3 से ऊपर नहीं जा सकता है। राइट, ऐसी वाली बात आपकी यहां पर हो जाती है मालिक। और प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। इस तरीके से आपका ये चैप्टर यहां पर आकर कंप्लीट हो जाता है। राधे राधे। जी साहब, अब बात करते हैं बैगेज को लेकर।
तो जब हम विदेश यात्रा से आ रहे होते हैं तो जो सामान अपने साथ लेकर आते हैं उसे बैगेज कहा जाता है। और इसी के संबंध में इंपोर्ट ड्यूटी कैसे कलेक्ट होती है, किस रेट से होती है, क्या प्रोसीजर है, किस पर लगती है, किस पर नहीं लगती, कितने आर्टिकल ड्यूटी फ्री ला सकते हैं, वही सारी चर्चा आपकी यहाँ पर की जा रही है। पर मुझे इतना ज़रूर पता है कि जब बाहर से आते हैं तो यहाँ पर 2 चैनल बने हुए होते हैं। ये रास्ता है आपका रेड चैनल के लिए और ये दूसरा रास्ता जा रहा है यहाँ पर आपका ग्रीन चैनल। अगर आपके पास कोई भी ड्यूटीएबल प्रोडक्ट है, गुड्स है, तो आप रेड चैनल से आएंगे, यहाँ पर ड्यूटी का पेमेंट करेंगे। कस्टम अधिकारी यहाँ पर खड़े हुए हैं। और अगर आपके पास कोई ड्यूटीएबल गुड्स नहीं है तो फिर आप यहाँ से आराम से निकल जाइएगा। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन पर ड्यूटीएबल गुड्स होता है लेकिन वो रेड चैनल से ना जाकर ग्रीन से जाते हैं और पकड़े जाने पर डाउटफुल सिचुएशन में उनकी तलाशी ली जाती है और फिर अगर दिक्कत हो जाती है, ड्यूटीएबल गुड्स मिलता है तो फिर फाइन वाइन लगाया जाता है, उनका गुड्स भी सीज कर दिया जाता है। इसलिए अगर आपके पास ड्यूटीएबल गुड्स है तो आपको रेड चैनल से ही निकलना होता है। पूरा प्रोसीजर क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपके लिए जो सेक्शंस आते हैं वो कौन कौन से, सेक्शन 77 से लेकर सेक्शन 80 तक के आपके आते हैं। सेक्शन 77 में बताया जाता है डिक्लेरेशन, क्योंकि पॉइंट तो ये है ना मालिक कि हम इंडिया के बाहर से आ रहे हैं और ये है अगर हमारा यहाँ पर आकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और इसमें ये है इसका यहाँ पर अराइवल हॉल, एक डिपार्चर होता है और एक अराइवल हॉल होता है। हमें यहाँ पर आना होगा, यहाँ पर आकर ड्यूटी फ्री शॉप भी होती हैं और यहीं पर आपके ग्रीन चैनल और रेड चैनल होते हैं। आप इंडिया के बाहर से मान लीजिए गुड्स लेकर आए 1 लाख रुपए का और 50,000 का आपने माल यहाँ से ले लिया है, तो ऐसे माना जाएगा जैसे कि आप इंडिया के बाहर से 1.5 लाख का गुड्स इंडिया में लेकर आए हैं। इज इट ओके? यस सर। तो यहाँ पर आपको देनी होती है सर्वप्रथम एक डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 77 और ये डिक्लेरेशन एक तरह से बिल ऑफ एंट्री का ही सब्स्टिट्यूट होता है और उसके जैसे कंटेंट इसके अंदर आ जाते हैं। जो भी आप प्रोडक्ट लेकर आए हैं, वैल्यू क्या है, रेट क्या है, वो सारी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ती है। यहाँ पर आर्टिकल आपका जो मर्जी हो, जो बैगेज के तौर पर लेकर आए हो, उस पर 35% की ड्यूटी होती है और 35 के ऊपर 10% का सोशल वेलफेयर सरचार्ज, तो इफेक्टिव रेट आपका 38.5% यहाँ पर बन जाता है। और जो भी ड्यूटी बनती है आप उसे रेड चैनल पर चुकाइए और आगे बढ़ जाइए। रेलिवेंट डेट, कौन सी डेट का रेट यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा? जिस दिन नॉर्मली क्या होता है, जहाँ बिल ऑफ एंट्री फाइल होती है तो बिल ऑफ एंट्री की डेट का रेट लिया जाता है। चूंकि यहाँ पर बिल ऑफ एंट्री की जगह डिक्लेरेशन है तो डिक्लेरेशन की डेट पर जो भी रेट ऑफ ड्यूटी चल रहा होगा वो यहाँ पर कंसिडर किया जाता है। ठीक है। बोनाफाइड बैगेज क्या होता है? बोनाफाइड बैगेज मतलब ड्यूटी फ्री लगेज होता है। इसका मतलब है कि आपके जो भी यूज्ड आर्टिकल्स हैं वो आपके बोनाफाइड हैं, उन पर ड्यूटी नहीं आने की है। ट्रैवल सवेनियर्स, जो प्रतीक चिन्ह होते हैं, जो मेमोरीज होती हैं बेसिकली, तो वो यहाँ पर आपका ड्यूटी फ्री में आ जाएगा। और जो नए आर्टिकल्स होते हैं वो एक लिमिट तक से 50,000 या 15,000 एक लिमिट तक वो आपके बोनाफाइड बैगेज का हिस्सा बन जाते हैं। ठीक है, ऐसे करके हमारी बात होती है। उसके बाद में आता है क्लॉक रूम की सर्विसेज। क्लॉक रूम की सर्विस मतलब सामान घर की सर्विसेज। अगर आप इंडिया के बाहर से आ रहे हैं और आपके पास कोई ड्यूटीएबल गुड्स है जिसे आप छुड़ाना नहीं चाहते, या आपके पास कोई प्रोहिबिटेड गुड्स है जिसे आप छुड़ा नहीं सकते, तो छुड़ाना नहीं चाहते या छुड़ा नहीं सकते तो आप उसको कस्टम अधिकारी के पास में डिटेन करवा देंगे अपनी इच्छा से। और जब वापस लौट कर इंडिया छोड़ कर जाएंगे तो आप खुद कलेक्ट कर लेना या किसी के थ्रू भी आप कलेक्ट कर सकते हो, या कस्टम वाले भी पार्सल बनाकर आपके पास उसे भेज सकते हैं। इसके लिए आपको जो चार्जेस उनके बनते हैं वो उनका पेमेंट आपको करना पड़ेगा। तो मुख्य तौर पर आपके ये 4 सेक्शंस यहाँ पर आते हैं और इसकी सपोर्ट के लिए हमारे बैगेज रूल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। एक नॉर्मल इंपोर्टेशन होता है, लेकिन जो नॉर्मल इंपोर्टेशन है उससे अलग बैगेज स्टोर और पोस्ट के जो प्रोविजंस होते हैं इनके स्पेशल प्रोविजन होते हैं। क्या खास अंतर है? जब नॉर्मल इंपोर्टेशन की बात करते हैं तो कोई एग्जम्पशन नहीं मिलती, जबकि बैगेज के अंदर 50 और 15,000 जैसी एग्जम्पशंस अवेलेबल होती हैं। यहाँ पर रेट ऑफ ड्यूटी एक ही होता है सभी आर्टिकल्स के लिए, लेकिन यहाँ पर जो ड्यूटी के रेट हैं वो प्रोडक्ट वाइज वेरी करते हैं। क्लियरेंस प्रोसीजर बैगेज के अंदर रेड चैनल और ग्रीन चैनल का है, जबकि
आपके नॉर्मल सिस्टम के अंदर बिल ऑफ एंट्री और क्लियरेंस ऑर्डर का प्रोसीजर चलता है। गुड्स कवर्ड हैं आपके जो पर्सनल इफेक्ट्स हैं वो वाले, अकम्पनीड हो या अनअकम्पनीड हो, साथ में एक लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर जो नोटिफाइड गुड्स होते हैं वो आप बैगेज के तौर पर इंडिया में ला सकते हो, ठीक है। और नॉर्मली क्या मोटर व्हीकल बैगेज के तौर पे नहीं आ सकता सर, वैसे भी बैग में कहाँ आएगा, कोई बात नहीं, बैगेज इंक्लूड्स अनअकम्पनीड बैगेज, तो उसे अनअकम्पनीड बैगेज में ला सकते थे। कारों के ऊपर 80% जैसे भी ड्यूटी के रेट लगते हैं तो आप उस पर अनअकम्पनीड बैगेज में लाकर आप उसके ऊपर थोड़ा सस्ता वाला रेट लगवा लेते हैं, इसलिए साफ बोल दिए भैया आप वो बैगेज के तौर पे नहीं ला सकते। या वो गुड्स जिनके लिए इंपोर्ट लाइसेंस जरूरी होता है वो गुड्स भी आप बैगेज के तौर पर इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। और साथ में ऑल अदर गुड्स सारे के सारे वो अपने नॉर्मल तरीके से इंपोर्ट होंगे, जो पर्सनल इफेक्ट्स हैं, शौक की जो चीजें होती हैं पर्सनल यूज के लिए, नॉट फॉर सेल, कमर्शियल पर्पज नहीं है आपका, वो सब बैगेज के लिए यहाँ पर कवर कर दिया जाता है। लॉमेकर को ये नहीं पता कि कौन सी चीज को आप बेचोगे, कौन सी चीज को पर्सनली यूज करोगे, तो उसने क्या किया कि इन्होंने ना क्वांटिटी फिक्स कर दी। शराब 2 लीटर तक ला सकते हो, टोबैको 125 ग्राम ला सकते हो, सिगार 25 ला सकते हो, फायर कार्ट्रिज 50 तक ला सकते हो। तो एक क्वांटिटी से लिमिट करके वो ये मान के चल रहा है कि इतना तक लेकर आ रहे हो तो आप उसे पर्सनल पर्पज के लिए ही इस्तेमाल करके चलोगे, ठीक है। तो ऐसी वाली हमारी बात निकल कर आती है। अब आते हैं इसके रूल्स की तरफ। रूल्स, पहला रूल नामकरण का है, रूल्स का नाम है बैगेज रूल्स 2016। रूल नंबर 2 के अंदर इसकी अपनी डेफिनेशंस यहाँ पर दी हुई हैं। फैमिली वर्ड का मतलब क्या है, जो एक छत के नीचे रहते हों और एक ही कुनबे खानदान के हों, उसे यानी किराएदार नहीं आएगा, किराएदार भी उसी छत में रहता है, लेकिन वो ये फैमिली कैसा नहीं बनेगा, वो अलग फैमिली और आपकी फैमिली अलग फैमिली है। तो एक छत के नीचे रहते हों, एक ही परिवार के हों, वो फैमिली में आ जाएंगे। इन्फेंट कौन है, जिसकी उम्र 2 साल तक का बच्चा है, वो अपना मतलब गोद वाला बच्चा, वो इन्फेंट यहाँ कहलाता है। रेजिडेंट कौन है, जो नॉर्मली इंडिया में ही पड़ा रहता है, वैलिड पासपोर्ट है। टूरिस्ट कौन है, जो 6 महीने से ज़्यादा इंडिया में नहीं पड़ा रहता, वो टूरिस्ट है 12 महीने के पीरियड में। और पर्सनल इफेक्ट्स क्या है, वही अपनी नॉर्मली जो सामान की जो यूज़ करने वाली चीज़ें होती हैं उनको पर्सनल इफेक्ट्स बोलते हैं, परंतु ज्वेलरी को पर्सनल इफेक्ट्स नहीं कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे बताते हैं कि जीएफए का मतलब कि जो आपके ग्रॉस या जनरल फ्री अलाउंस आपको मिलता है वो कितना तक मिलता है, तो इसमें डिपेंड करता है। रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 आपके यहाँ पर आते हैं। रूल नंबर 3 में बताया जाता है कि अगर आप दूर दराज की कंट्री से लौट के आ रहे हो तो जनरली आपकी जो लिमिट है वो 50,000 यहाँ पर दी जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आप दूर दराज की कंट्री से आ रहे हो और फॉरेन ओरिजिन के टूरिस्ट हो और कहाँ के, 2 बातें हैं, ध्यान दे भाई साहब इधर, फॉरेन ओरिजिन के टूरिस्ट हैं तो लिमिट आपकी 15,000 है। पास पड़ोस के कंट्री से आ रहे हो तो फिर लिमिट थोड़ी कम कर दी गई है, तो यहाँ पर 15,000 और 15,000 की लिमिट। पास पड़ोस के मतलब नेपाल, भूटान और म्यांमार, 3 ही कंट्री स्पेसिफाइड है, चौथा नहीं है। नेपाल, भूटान, म्यांमार से आओगे तो कोई भी हो 15,000, बाकी कंट्री से आओगे तो नॉर्मली 15,000, लेकिन फॉरेन ओरिजिन का टूरिस्ट है उसके लिए 15,000 की एग्जम्पशन लिमिट यहाँ पर दी जाती है, ठीक है। इन्फेंट को कोई किसी प्रकार की एग्जम्पशन नहीं दी जाएगी। और रूट है, आप दूर दराज कंट्री से किसी भी रूट से आ सकते हैं, लेकिन आस पड़ोस के देशों से आप लैंड रूट से आओगे तो ये एग्जम्पशन आपको नहीं मिलेगी। और पूलिंग नहीं होगी, जैसे होता ना कि मैं और तुम गर हम हो जाते, दर्द दिलों के कम हो जाते, ऐसा नहीं होगा। मैं और तुम कभी हम नहीं होंगे, मैं रहूंगा, तुम रहोगे, ऐसा अधिकारी कह रहा है। मतलब ये कि 1 आर्टिकल कैन नॉट बी क्लियर्ड बाय 2 और मोर पर्सन जॉइंटली। जैसे मान लीजिए कैमरा लेकर आते हैं पति और पत्नी, वो नहीं था बीच में, पति हैं और पत्नी हैं और एक कैमरा लेकर आते हैं 95,000 रुपये का। इन्होंने कहा कि ठीक है हमारे पास एक आर्टिकल 95,000 रुपये का, इसे हम लेकर आए हैं, हम का मतलब पति भी और पत्नी भी, तो 50,000 पत्नी के और 50,000 पति के, 1 लाख की एग्जम्पशन क्लब कर दिया, पूल कर दिया, करे ड्यूटी के नाम पर निल देंगे हम, कुछ भी नहीं ड्यूटेबल अमाउंट हमारा। अधिकारी कहता नहीं, 1 आर्टिकल कैन नॉट बी क्लियर्ड बाय 2 और मोर पर्सन जॉइंटली। सो आप में से हमें ये बताइए इनमें से पति लेकर आया या पत्नी लेकर आई है, तो किसी एक की ही एक आर्टिकल के लिए एक की एग्जम्पशन लगेगी, तो 45,000 आपका यहाँ पर टैक्सेबल करवा दिया जाएगा। क्लियर? यस। उसके बाद आगे बात करते हैं यहाँ पर आकर रूल नंबर 5 में ज्वेलरी की बात करते हैं। तो ज्वेलरी की में अक्सर आप गलती करोगे, 2 चीज़ याद रहेंगी, तीसरी भी गलती कर जाओगे। क्या भला, मैं बताता हूँ। पहले आप ये पढ़िए, पहली कंडीशन ये है ज्वेलरी में, एग्जाम मैंने ये लिखा है, पहली कंडीशन ये उल्टा लिखा मैंने यहाँ पे कि अगर आप 1 साल से ज़्यादा वहाँ स्टे अब्रॉड करके आ रहे हैं तो आपका स्वागत है रूल नंबर 5 पर, वरना ऐसी की तैसी। ज्वेलरी के लिए रूल नंबर 5 लगाने से पहले एग्जाम में जरूर चेक कर लेना कि क्या वो 1 साल से ज़्यादा रहकर आ रहा है या नहीं। अगर हाँ तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं तो फिर ये एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी, फिर वो रूल 3 या 4 वाली जो जनरल एग्जाम्पशन है सिर्फ वही हासिल करवाई जाएगी, ठीक है।
और कहते हैं कि वैल्यू 50,000 और क्वांटिटी वाइज 20 ग्राम तक ला सकते हैं और वैल्यू वाइज 50,000 तक। कोई भी पैरामीटर हिलेगा तो एक्सेस पे आपको ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ जाएगा। लेडी के लिए ये अपना डबल कर दिया गया है, 20 ग्राम की जगह सोना 40 ग्राम कर दिया गया है, वैल्यू 1 लाख हो गई है, लेकिन स्टे पीरियड वही है 1 साल। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा बनाएगा कि पहले पति चला जाता है अब्रॉड और फिर उसके 6 महीने बाद पत्नी जाती है, फिर लौट के आ रहे होते हैं, तो पति का तो 1 साल पूरा हो गया होता है लेकिन पत्नी का 1 साल पूरा नहीं होता है। गलती मत कर देना, दोनों को अलग अलग चेक किया जाएगा। तो पति को तो रूल नंबर 5 की एग्जाम्पशन मिलेगी, पर पत्नी का 1 साल पूरा नहीं हुआ है तो पत्नी को रूल नंबर 5 की एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। ठीक है, अच्छा ठीक है जी। मैंने एक इलस्ट्रेशन लिया है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए मेल है और 20 ग्राम लेकर आया है, 60,000 कीमत थी। तो अगर मैं पैरामीटर पे रखूं तो क्वांटिटी वाइज तो ओके, लेकिन वैल्यू वाइज ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा है उस पर आपकी ड्यूटी लगा दी जाएगी। उसके बाद आगे बात करते हैं यहाँ पर आकर कि 25 ग्राम लेकर आया है 50,000 रुपये का, स्टैंडर्ड पैरामीटर लगाया तो भैया आप वैल्यू वाइज तो ओके हैं, लेकिन क्वांटिटी वाइज ज़्यादा लेकर आए हो तो ज़्यादा पे आपको ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ जाएगा। आगे है कि एक क्वेश्चन मैंने लिया है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा कि ये ज्वेलरी के लिए क्या रूल 3 की या 4 की जो जनरल एग्जाम्पशंस हैं उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। मतलब रूल 3 और 4 की जो हमारी ये एग्जाम्पशंस थी, क्या इनमें हम अपना ज्वेलरी भी लगा सकते हैं? यस, इंक्लूडिंग ज्वेलरी। पर ज्वेलरी के लिए तो 5वां स्पेसिफिक है, यस 5वां स्पेसिफिक है, पर जरूरत पड़ी तो ये वाली लिमिट भी वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। और ये किस पर लागू होता है? 3-4 ये अपनों पर लागू होता है, रेजिडेंट हो या फिर फॉरेनर्स रिजाइडिंग इन इंडिया। अपने तो अपने होते हैं, अगर विदेशी भी इंडिया में रह रहे हैं तो उनको भी हम अपना ही मानते हैं, या टूरिस्ट जो आपके हैं चाहे वो कोई से भी ओरिजिन के हो, इंडियन के या फॉरेन के, तो इन पर रूल 3-4 लगता था। मैं जब भी बात कर रहा था कि जनरल एग्जाम्पशन ज्वेलरी पर भी लग जाएगी, इस बात का पूरा मतलब इस क्वेश्चन से समझिएगा। मान लीजिए आप हैंडीकैम लेकर आते हैं 20,000 रुपये का, ज्वेलरी लेकर आए आप 80,000 रुपये की, 20 ग्राम ज्वेलरी आपकी बनती थी। ठीक है, तो यहां पर आपको रूल नंबर 3 और 4, स्टे पीरियड आपका 1 साल से ज्यादा ही है, तो 3 और आपका जो 5 है उन दोनों के बेनिफिट मिलेगा। हैंडीकैम यहाँ रख दिया, 20,000 इसका था, मैंने रूल 3 की एग्जाम्पशन लगाई जो कि मेरे पास 50,000 रुपये की है, मैंने 20,000 यहाँ इस्तेमाल कर लिए, नील ये हो गया और मेरे पास अभी 30,000 की एग्जाम्पशन बची हुई है जो कि अनएग्जॉस्टेड है रूल 3 की। अब यहां पर जो ज्वेलरी है आपकी भाई साहब ये बनती है 80,000 रुपए की, रूल नंबर 5 के मुताबिक मुझे एग्जाम्पशन मिलेगी 50,000 रुपए की, ये 30,000 यहां पर ड्यूटेबल हो रहा है। अब मेरे पास रूल नंबर 3 की जो अनएग्जॉस्टिक एग्जाम्पशन थी, क्या मैं ज्वेलरी के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं? ओ यस, कर सकता हूं। इस चीज का ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, उसके बाद में फिर आता है आपका यहां पर रूल नंबर 6 आता है, 6 नॉट रेलिवेंट। जो 7 है ये बात करता है आपके करेंसी को लेकर कि भाई करेंसी क्या रहेगी, कैसे रहेगी, तो उसमें बैगेज में कुछ नहीं बोला गया, सीधा बोल दिया फेमा के नियमों के मुताबिक जो है हम वहां पर अपना चेक करके चलेंगे, उसमें जाकर झांक कर देख लेना। अनअकम्पनीड बैगेज क्या होता है, इसमें आप ध्यान रखेंगे 2+1, अक्सर आप इसे भूल जाते हैं। अनअकम्पनीड बैगेज क्या होता है? आपके आ जाने से, ये आप अपने आप को सेंटर में रखिए, अगर कोई भी गुड्स आपके आने से 2 महीने पहले आ गया है, आपके आने से 2 महीने पहले आ गया है, अराइव्ड, या आपके आने के 1 महीने के अंदर डिस्पैच, आपके आने के 1 महीने के अंदर वहां से डिस्पैच होता है, तो इस ब्रैकेट में अगर आप फॉल कर जाओगे तो आपका प्रोडक्ट अनअकम्पनीड बैगेज की परिभाषा में आ जाता है। क्या रूल है अनअकम्पनीड का, बताऊंगा। यहां पर आगे बात करते हैं साहब की जो एग्जाम्पशन फॉर मेंबर्स हैं, क्रू हैं, जो लाइक एयर होस्टेस होती हैं या जो पायलट्स वगैरह होते हैं, तो इनका तो काम ही है भाई आना जाना, विदेश में आते जाते रहते हैं। अगर इनको भी नॉर्मल एग्जाम्पशन दी तो ये तो कारोबार अच्छा खासा कर देंगे यहाँ पर आकर। तो इनको लिमिट कर दिया कि अगर आप ऑन ड्यूटी जा रहे हो तो आपके लिए 1,500 रुपये तक की बस एग्जाम्पशन दी गई है। छोटे मोटे चॉकलेट टॉफी वॉफी लोग मंगाते रहते हैं ना, तो इसके लिए रखिए, बाकी और ज़्यादा नहीं है। लेकिन मान लीजिए एक एयर होस्टेस है और उसकी शादी हो गई है और वो घूमने के लिए पति के साथ में बाहर जा रही है, तो इस बार वो एयर होस्टेस के रूप में नहीं जा रही है, एक आम पैसेंजर की तरह जा रही है, तो क्या उसे 1,500 की लिमिट मिलेगी? जी नहीं, इस समय वो ऑफ ड्यूटी है और उसे जो लिमिट मिलेगी वो नॉर्मली 50,000 वाली अवेलेबल या 15,000 वाली अवेलेबल करवा दी जाएगी। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले जो बोनाफाइड बैगेज है उसे साइड में निकाल दीजिएगा, उस पर हमें ड्यूटी की बात नहीं करनी है। दूसरा, फिर हमें देखना है कि जो नए आर्टिकल्स आपके आ रहे हैं क्या वो यहां पर हैं और क्या वो जीएफए के अंदर कवरेबल हैं या नहीं है, तो पहले उनको यहां पर अलग करेंगे हम, जो जीएफए के अंदर कवरेबल होते हैं, जैसे कि शराब 2 लीटर तक है, सिगरेट आपके यहां पर 100 स्टिक आ जाती हैं, सिगार आपकी 25 तक हैं, टोबैको 125 ग्राम है, ज्वेलरी है, अदर पर्सनल इफेक्ट्स हैं, फायर कार्ट्रिज 50 तक हैं,
ऑल दीज आर कवरेबल अंडर जीएफए, ये प्यार से यहाँ पर शामिल हो जाते हैं। टोटल कीजिए और जो भी आपके रूल 3, 4, 5 के मुताबिक जितनी भी आपकी एग्जाम्शन बनती थी उसको माइनस कीजिए, जो आपकी नेट बनेगी उसके ऊपर आपको 8.5 के हिसाब से ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ जाएगा। ध्यान दीजिए, इंडिया में आकर जो ड्यूटी फ्री शॉप से सामान खरीदा है वो भी आपके इंपोर्टेड गुड्स की लिस्ट में ही ऐड किया जाता है। उसके बाद कुछ आइटम ऐसे हैं जो कि जीएफए के अंदर कवरेबल आपके नहीं होते हैं, जैसे अनअकम्पनीड बैगेज है, ये आपका जीएफए में कवरेबल नहीं होगा। और अगर आप कुछ एक्सेस आइटम लेकर आ रहे हैं तो वो भी आपके जीएफए में कवरेबल नहीं होंगे और इन पर फुल फ्लैश तरीके से 100% की ड्यूटी लगा दी जाएगी। जैसे इनकम टैक्स के अंदर एलटीसीजी का ट्रीटमेंट नहीं करते थे आप, कि एलटीसीजी पर फ्लैट रेट से और अलग तरीके से विदाउट अप्लाइंग एग्जम्पशन बेनिफिट उस पर टैक्स आपको भरना पड़ता है, तो ऐसे ही बिल्कुल इनको अलग रख के चलेंगे। और यहां पर 100% का 35% की बजाय 100% का रेट रहेगा और सोशल वेलफेयर सरचार्ज को मिला दिया जाए तो 110% का यहां पर ये टैक्स बन जाएगा। तो आपको देखना है बोनाफाइड क्या है और जो टैक्सेबल है उनमें से कौन सा एग्जम्पशन के लायक है। जैसे इनकम टैक्स में इनकम टैक्स से देखते हैं कि भाई एलटीसीजी अलग कर देते हैं, बाकी को अलग कर देते हैं, तो बाकी को अलग कीजिए और इसको जो कवरेबल नहीं है जीएफए में उसको यहां रखिए और उस पर इस रेट से आपका लगा दिया जाएगा टैक्स। ठीक है। दूसरी बात, अगर एग्जामिनेशन क्वेश्चन के अंदर कहीं पर ये ना बता रखा हो कि जो आपका आर्टिकल है लाइक पर्सनल इफेक्ट्स नाम दे रखा है पर ये नहीं बता रखा कि वो यूज्ड है कि अनयूज्ड है, तो आप उसे यूज्ड मानकर चलेंगे। दूसरी बात, जो ज्वेलरी होती है वो कभी भी आपकी पुरानी नहीं मानी जाएगी, उसे ऑलवेज हम नए आर्टिकल की तरह ट्रीट करेंगे और यहां पर लाकर रख कर चलेंगे। इज इट ओके? यस सर। कहते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड, लेकिन जो गोल्ड होता है वो कभी भी ओल्ड नहीं होता है। ये इस प्रकार से हमारी बातें हो जाती हैं और बस इतना सा ही है आपका ये चैप्टर, और यहां पर आकर ये चैप्टर दम तोड़ देता है। सेक्शन 77 डिक्लेरेशन, सेक्शन 78 रेलिवेंट डेट फॉर रेट ऑफ ड्यूटी, 79 बोनाफाइड बैगेज, 80 टेम्परेरी डिटेंशन ऑफ बैगेज प्रोहिबिटेड या ड्यूटेबल गुड्स जिसे छुड़ाना नहीं चाहते, और साथ में आपके रूल्स है सिंपल। इसमें से आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकता है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक है राधे? हाँ सर जी एकदम ठीक है, थैंक यू। हाँ चित्र तो दिखा दूं मैं आपको। ये आपके फायर कार्ट्रिज है, ये 50 तक आप ला सकते हो, एयर गन भी ला सकते हो, सिगरेट 100 ला सकते हो, टोबैको 125 ग्राम, शराब 2 लीटर तक ला सकते हो, वैसे करके यहाँ पर बोला जा रहा है मालिक। और अगला चैप्टर आता है आपका यहाँ पर कौन सा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बाई पोस्ट का ये चैप्टर आपका यहाँ पर आ जाता है। कोई बात नहीं, आपके बचे हुए चैप्टर है पोस्ट का, एक रिफंड का, एक क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स का। तीनों छोटे छोटे चैप्टर हैं, छोटा सा वीडियो बनेगा, आई थिंक 1 घंटे के अंदर अंदर ये तीनों ने बढ़ जाने चाहिए। ठीक है, अगली क्लास में मिलता हूँ आपसे मैं। ध्यान रखना अपना, अच्छे से पढ़ाई करना, पूरा जी जान लगा देना यार। मैं मेरा जितना आपको हेल्प कर सकता हूँ उतना मैं करूँगा, लेकिन अल्टीमेट एफर्ट्स आपके ही काम आने हैं। हम तो बस टॉर्च लेके रास्ता दिखा सकते हैं, आपके रास्ते के कांटों को बीन सकते हैं, लेकिन चलना अल्टीमेट आप ही को है। इसलिए पूरी मेहनत करते रहिएगा। और सबसे अहम बात यह है कि आप लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिएगा, क्योंकि अल्टीमेट आपको वहाँ पर जाकर लिखना होता है। ठीक है, अपना ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय टाटा एंड लव यू, बाय बाय।